अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कल बड़ी अहम डेवलपमेंट, 1 घंटे के फ़र्क से वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 मावरीन ख़ुसूसी ने इस्तीफ़ा दे दिया और वो दोनों इस्तीफ़े मंजूर भी कर लिए गए। वो अलग बात है कि कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने तानिया इदरुस के हवाले से एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा था कि तानिया, हालात बड़े सख्त हैं लेकिन आपने घबराना नहीं। लेकिन उनको कल घबराना पड़ ही गया। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा अगर पाकिस्तान को भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा भी अपनी खिदमात दे सकती हूँ। बट यू रिमेंबर शफात, वी सेलिब्रेटेड व्हेन शी केम टू पाकिस्तान। जब वो पाकिस्तान आई थी और जब तक करी हुई थी तो हमने बताया था कितनी अच्छी पोस्ट छोड़ के पाकिस्तान आई, काम हुआ। फिर उसके अलावा जफर मिर्जा के हवाले से बात भी करें तो आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक हियरिंग इस हवाले से हो रही थी, तो उसमें भी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन तब एक्शन नहीं लिया गया था जफर मिर्जा के हवाले से। जब बोला था कि उनको बरतरफ करें तब बिल्कुल एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन अब कल एक्शन लिया गया फाइनली। हमारे साथ अब से कुछ देर में पीटीआई के रहनुमा भी मौजूद होंगे, ज़रा उनसे भी पूछेंगे कि क्या वजह हुई है। बहुत कुछ है जनाब आज के शो में आपसे डिस्कस करने के लिए, मगर सबसे पहले कहाँ जाएंगे जी? हस्बे आदत, हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत, टॉप स्टोरीज की जान जाएंगे। टॉप स्टोरीज आपने जानी और सबसे पहले आपको एक अफसोसनाक खबर देते चलें कि सज्जादा नशीन दरगाह आलिया गोलड़ा शरीफ पीर शाह अब्दुल हक गिलानी इंतकाल कर गए हैं और उनके नमाज जनाजा आज बाद इस नमाज असर दरगाह गोलड़ा शरीफ में अदा की जाएगी। रावलपिंडी से आपको खबर बताते चलें कि पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी मरहूम की उम्र 94 बरस थी और पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी पीर मेहर अली शाह गिलानी साहब के पोते थे। आप पीर सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब के साहबजादे थे और ARY फैमिली ने गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए पीर शाह अब्दुल हक गिलानी के इंतकाल पर ताज़ियत की है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि सज्जादा नशीन दरगाह आलिया गोलड़ा शरीफ पीर शाह अब्दुल हक गिलानी इंतकाल कर गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, क्या तफसीलात हैं जनाजे किस हवाले से? देखिए, जनाजे के लिए आज तमाम इंतजामात, नमाज जनाजा के और तकसीम के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और गोलड़ा दरबार आलिया गोलड़ा शरीफ में ही इनकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। मुरीदैन और इंतजामिया जो है बड़ी तादाद में उनके वफात की इतलात खबर सुनकर यहाँ गोलड़ा शरीफ में जमा हो रहे हैं और एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर से बड़ी तादाद में, लाखों भी कह सकते हैं, बड़ी तादाद में मुरीदैन जो है वो नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। अकीदतमंद मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में आज इस नमाज जनाजा में शिरकत भी करेंगे। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक आपने में तफसीलात से आगाह किया। और अब आपको बताते हैं, कल हमने देखा कि कल 2 मुआवनीन ख़ुसूसी ने इस्तीफ़ा दे दिया और बाद में वी गॉट टू नो कि वो इस्तीफ़ा दिया नहीं गया था, बेसिकली वो इस्तीफ़ा लिया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 मुआवने ख़ुसूसी, एक मुआवन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब और मुआवन बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इंद्रूस ने कल अपने ट्वीट के ज़रिए अपने इस्तीफ़ों की भी तस्दीक कर दी। जफर मिर्ज़ा कहते हैं कि हुकूमत और ख़ुद पर तनकीद की वजह से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। वज़ीर आज़म के कहने पर WHO को छोड़कर पाकिस्तान आया था। मुतमईन हूँ कि ऐसे वक्त में जा रहा हूँ कि जब कोरोना कम हो रहा है। इसी तरह मुआवन ख़ुसूसी डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरुस ने दोहरी शहरियत पर तनकीद को इस्तीफ़े की वजह बताया। कहती हैं कि खिदमत के जज्बे से पाकिस्तान आई थी और अपनी मर्ज़ी से कनाडा में पैदा नहीं हुई। पाकिस्तान को जब ज़रूरत पड़ी हाजिर हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोनों इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक तानिया इदरुस डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन की फ़ंडिंग पर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी थी, जिस पर वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा तलब किया। उन्होंने फाउंडेशन को SECP में बतौर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर कराया था और इसी तरह जफ़र मिर्ज़ा भी दिए गए टास्क को पूरा नहीं कर सके। ख़ासतौर पे अद्वियात की कीमतों के हवाले से जफ़र मिर्ज़ा साहब पे खासी तनकीद। बिल्कुल, स्पेशली जो 2 सालों में 6 दफ़ा जो अद्वियात की कीमतें भी बढ़ी हैं, इस हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान काफ़ी ज़रा उनको तशवीश में लाहक थे। कोरोना के मामले पर डॉक्टर फैसल और असद उमर फ्रंट लाइन पर काम करते रहे। जफ़र मिर्ज़ा दवाओं की कीमतों को कंट्रोल करने में भी नाकाम रहे और उनके खिलाफ भारत से दवाएँ मंगवाने पर इंक्वायरी भी जारी थी। वज़ीर आज़म ने काबीना में सरजनिश भी की थी, सवाल भी किया था कि दवाएं इंपोर्ट करने की फहरिस्त किसने तैयार की थी, तो जवाब में लाइलमी का इजहार किया था। अस्पतालों के इंतज़ामी मामला भी बेहतर नहीं बना सके, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराज़गी का इजहार किया था। और इस सूरत हाल में वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि जब तक हुकूमत है वज़ीर आते जाते रहेंगे
और खुसूसी मुआवनीन के इस्तीफ़े नॉर्मल बात है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए तहरीक रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये कहेगा कि काबीना में शामिल अरकान की जानिब से पहले अपने सासाजा डिक्लेयर किए गए थे और अब वो मुआवनीन के इस्तीफ़े भी हमने देखा है कि 2 आ गए हैं। ये ऑपोजिशन का दबाव है या फिर जो उन पर पहले से तनकीद हो रही थी या फिर जो उनको टारगेट्स दिए थे जिन्होंने अचीव करने थे वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हुआ सब कुछ? नहीं जी, अपोजिशन का तो दबाव का इसमें कोई मामला नहीं है। ऑल्दो जो तानिया इदरिस साहिबा हैं उन्होंने कुछ इसका जिक्र किया हुआ है कि उनकी दोहरी शहरियत पे अपने इस्तीफे में उन्होंने इसका जिक्र किया कि इस पे बेजा तनकीद हो रही थी। ये तो इंटरनल मामला ही है और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा था कि वो कप्तान है और वो टीम में तब्दीली कर सकते हैं अगर वो कारकर्दगी से खुश ना हो या ऐसी कोई बात। और दूसरी बात ये है कि ये तो वैसे भी स्पेशल असिस्टेंट्स थे, तो ये कोई इतना बड़ा वो कोई पॉलिटिकल जो है मामला भी नहीं है। स्पेशल असिस्टेंट्स होते हैं टेक्नोक्रेटिक उस पे पोस्ट्स पे, तो इस तरह का रद्दोबदल जो है वो कोई, मैं तो नहीं समझता उसको बहुत ज़्यादा मतलब मैं समझता हूँ अच्छा, वलीद साहब ये कहेगा, चले इस्तीफा तो ले लिया गया है, लेकिन क्या बैकअप में कोई नाम ऐसे सामने आए हैं? क्योंकि देखिए अभी पेंडेमिक का खतरा अभी टला तो नहीं है, पेंडेमिक यहीं पे मौजूद है, सेहत के मसले मसाइल अभी भी मौजूद है, तो क्या बैकअप में कोई नाम है जिस पे काम हो रहा है? नहीं, मुझे तो इसकी इत्तला कोई नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक इनफरादी या एक इंडिविजुअल पे तो ये इतनी बड़ी जो मामला है ये पेंडेमिक का, वबा का, ये एक इंडिविजुअल पे तो नहीं डिपेंड कर रहा था पॉलिसी और इस तरह की बात। इस पे तो पूरा इदारा एक जो है वो मौजूद है जिसको नेशनल कमांड और ऑपरेशन सेंटर कहते हैं और उसके साथ साथ फिर NDMA भी है। तो गवर्नमेंट्स में और इदारों में जो हैं इंडिविजुअल्स आते जाते रहते हैं, इदारे अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। ये बताइएगा कि जो इस्तीफा लिया गया है खुसूसी तौर पे अगर हम ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की बात करें तो दवाइयों की जो कीमतें भी एकदम इतनी बड़ी हैं, उस हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तशवीश में लाहक थे। इन्वेस्टिगेशन भी होगी या बात इस्तीफे पे बस ख़त्म हो गई है? इसके बारे में मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखें, इन्वेस्टिगेशन जो है वो यकीनन अगर कोई, मैं अब इस मखसूस केस पे नहीं कह रहा, मैं जनरली अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई किसी किस्म की ये इतला हो या किसी को कोई खबर आई हो गवर्नमेंट में कि इसमें कोई डिसऑनेस्टी या बदउनवानी इन्वॉल्व थी, कोई नाजायज भारत से जो दवाइयाँ मंगवाई गई थी उस पर भी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ना? जी, बट कोई इन्वेस्टिगेशन तो हो रही थी, लेकिन उसमें भी मामला इशू यही आता है कि उसमें कोई बदउनवानी का आंसर था या नहीं था, क्योंकि वैसे आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है दुनिया में चंद ही मुल्क हैं जो कि बेसिक फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं और जहाँ से इंपोर्ट करना आसान होता है। सही। तो जो नेगेटिव लिस्ट इंडिया के साथ भी है उसमें कुछ ये लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह के सिलसिले के ऊपर जो है वो कुछ रियायतें हैं। ठीक है। अच्छा, वलीद इकबाल साहब, एक और बड़ा आम मामला है कि सुनने में ये आ रहा है कि अभी इस्तीफों का सिलसिला रुका नहीं है, एक मुशीर और भी हैं, उनके हवाले से भी खदशात का इजहार कर दिया गया है और आइंदा आने वाले चंद दिनों में उनका भी इस्तीफा सामने आ सकता है। आपके पास इस हवाले से कोई इतलात है? ऐसी कोई इतलात नहीं है, लेकिन वंस अगेन जिस तरह से वजीर इतलात और नशरियात ने कहा कि गवर्नमेंट्स में इस तरह हो सकता है, लोग आते जाते रहते हैं। खसूसन देखें, मेरी एक अर्ज सुन लें आप, एक बात देखें कि ये किस तरह से PTI गवर्नमेंट बाकी गवर्नमेंट से मुख्तलिफ है कि लोग आते हैं, मिनिस्टर बनते हैं या मिनिस्टर के ओहदे के बराबर का मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फेडरल मिनिस्टर का रैंक का ओहदा लेते हैं और फिर सारी उम्र उस पर जो है उनको रखा जाता है। अच्छा बुरा उनके वीडियोस भी आ जाते हैं, ऑडियोज भी आ जाते हैं इतराफ़ करते हुए कि उन्होंने कोई बदउनवानी की, लेकिन वो फिर भी कायम रहते हैं। अच्छा वलीद इकबाल साहब, एक बड़ा मामला है कि जो PTI में जो इलेक्टेड अरकान हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है स्पेशल एडवाइज़र्स के हवाले से, और वो उनका ये बार बार मौक़िफ़ सामने आता रहा है, फवाद चौधरी साहब के मौक़िफ़ सामने आता रहा है कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो चुप करके बैठे रहते हैं काबीना में, और जो नॉन इलेक्टेड हैं, जो स्पेशल एडवाइज़र्स हैं, वो आके ब्रीफिंग्स दे के और मामला निपटा के चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मज़ीद स्पेशल एडवाइज़र्स भी हैं जिनका बड़ा क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम्स में आवाज़ भी उठा चुके हैं।
کیا ایسی کوئی آواز پی ٹی آئی کے اندر سے اب مزید بھی آ رہی ہے کہ مزید ارکان کے بھی استعفے لیے جائیں؟ دیکھیں جی، میں تو وہی جانتا ہوں جو کہ آپ نے ذکر کیا. فواد چودھری صاحب نے وائس آف امریکہ کو جو حال ہی میں انٹرویو دیا تھا اس میں اس بات کا تذکرہ آیا تھا. اور اس سے کچھ عرصہ پہلے جو ہوا بازی کے وزیر ہیں غلام سرور صاحب، انہوں نے بھی کوئی اس کا سلسلہ کیا تھا. تو یہ بھی دیکھیں پولیٹیکل سیٹ اپس میں یہ بھی کھچاؤ ہمیشہ ہوتا ہے ٹیکنوکریٹک جو ان الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے اور الیکٹڈ افراد کے درمیان. بالکل جس طرح ڈپلومیسی میں، جس طرح سفارتکاری میں وہ جو کریئر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ سفیر بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں. وہ اس طرح میں صرف تشبیہ دے رہا ہوں کہ جس طرح ادھر اس شعبے کے اندر بھی کھچاؤ ایک آتا ہے ان معاملوں میں، یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے. انوکھی بات نہیں. بہت بہت شکریہ جی. ولید اقبال صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جی کپتان ہے، فیلڈنگ چینج کر سکتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. لیکن مدیحہ معاملہ یہ کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ندیم بابر صاحب کے حوالے سے ارشد شریف صاحب ایک پروگرام کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی بتایا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، معاملات ہیں. لیٹس سی کہ آگے چل کے بات کہاں جاتی ہے. بالکل جی شفاعت. اور اب ہم بھی اب ذرا آگے اگر چلیں تو آگے دیکھیں کل باتیں کیا ہوئی قومی اسمبلی میں، کل کس قدر ہنگامہ رہی ہے. کل ایک طرح بڑی لڑائی ہوئی قومی اسمبلی میں. تو کل کے روز قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے سخت احتجاج اور اس کے بعد پھر شور شرابے کے باوجود 2 اہم بلز منظور کر دیے گئے ہیں. اپوزیشن کے شور شرابے اور جملہ بازیوں پر شاہ محمود قریشی غصے میں بھی آ گئے. انہوں نے ان کو کافی ڈانٹا بھی. وزیر خارجہ نے کہا کہ انہیں بات نہ کرنے دی گئی تو کوئی بات نہیں کر سکے گا. خواجہ آصف کو مائک دینے کے مطالبے پر اسپیکر نے کہا کہ آپ ڈکٹیٹ نہ کرائیں. یہ ایگزیکٹلی صورتحال ہوئی کیا تھی، آپ کو سنواتے ہیں. موقع دے پوزیشن کا. آپ سنیں بات، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ بات کریں تماشے نہیں چلیں گے، تماشے بند کریں. تماشے میں 10 منٹ کے لیے بریک دیتا ہوں. قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دی. دونوں بلز پر اپوزیشن کی تجاویز مسترد کر دی گئیں. وزیر مواصلات وفاقی وزیر مراد سعید اسمبلی خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو NRO+ نہیں ملے گا، ان کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا. مراد سعید صاحب نے کل قومی اسمبلی میں کیا کہا یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. پاکستان ان کی وجہ سے گرے لسٹ میں چلا گیا، لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تب قانون سازی ہونے دیں گے اگر ہمیں NRO+ مل جائے. ترمیم کیا لے کے آتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے قانون سازی تب ہونے دیں گے کہ اگر آپ یہ ترامیم لے کے آئے کہ 99 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار 999 کی چوری کو آپ معاف کر دیں. جو TT کا سکینڈل چل رہا ہے اس وقت شہباز شریف کا، کہ اگر اس کو معاف کیا جائے نہیں معاف کریں گے اسپیکر صاحب. زرداری کا فیک اکاؤنٹس کا کیس چل رہا ہے، ان کو اگر اس میں سے استثناء مل جائے اسپیکر صاحب نہیں دیں گے. NRO+ نہیں ملے گا. خواجہ آصف صاحب نے کل قومی اسمبلی میں ایک دھواں دھار تقریر کی اور شاہ محمود قریشی صاحب سمیت حکومت پر بہت سخت الفاظ استعمال کیے. کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں. قوانین میں صرف ترامیم مانگ رہے ہیں، انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا سارے KP میں. الحمدللہ کوئی بے ایمان نہیں ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، سارے فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں. BRT میں استثناء ہے، معلم جبہ میں استثناء ہے، بلین ٹری سونامی میں استثناء ہے، اور جو وزیر اعظم کا ذاتی ہے فارن فنڈنگ کیس اس میں بھی استثناء ہے. ان کے اوپر نیب لاگو نہیں ہوتا. اور کل قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2000 بل منظور ہو گیا اور اپوزیشن کی تمام جو تجاویز تھی وہ مسترد کر دی گئی. دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والوں کے خلاف قوانین FATF کی ہدایت کی روشنی میں تیار کیے گئے ہیں. انسداد دہشت گردی ایکٹ اور تعزیرات پاکستان میں ترامیم متعارف کرائی گئی ہیں. شیڈیول 4 میں شامل افراد کے اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے. ایسے افراد کو کوئی شخص یا ادارہ قرض نہیں دے سکے گا. مشتبہ دہشت گرد کو قرض دینے والے شخص کو 2.5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا، جبکہ قرض دینے والے ادارے کو 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا. کسی کو دہشت گردی کے لیے بیرون ملک بھیجنے میں مدد یا مالی اعانت کرنے پر جرمانے ہوں گے. کل عدم تنظیموں کے نمائندے کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد منجمد کی جائے گی. منجمد کیے گئے اثاثہ جات کا جو گزٹ میں جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی نکال دیا جائے گا.
کل پشاور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں دوران سماعت نوجوان نے پیشی پر آئے ہوئے ملزم کو قتل کر دیا اور پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے۔ مقتول کی شناخت طاہر احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ ایس پی کینٹ یہ کہتے ہیں کہ تفتیش کر رہے ہیں کہ خالد کے پاس جس نے حملہ کیا، جس نے قتل کیا، پستول کیسے آئی اور قتل کی وجہ کیا تھی۔ یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کی صورتحال کو دیکھ کر وزیر اعظم عمران خان نے اہم فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کراچی کے دیرینہ مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک کراچی کے منتخب مقامی حکومت کے نمائندے آئین کی روح کے مطابق مالی، سیاسی اور انتظامی طور پر خود مختار نہ ہو جائیں۔ اس ضمن میں حکومت نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں دائر آرٹیکل 140A کی جلد سماعت کی استدعا کریں۔ کراچی کے معاملات پر غور و خوض کے لیے گورنر سندھ عمران اسماعیل کی وزیر اعظم عمران خان سے اہم ملاقات ہوئی، جس میں کراچی کے مسائل، بارش کے بعد کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر بات ہوئی۔ کراچی کی صورتحال پر قومی اسمبلی میں گزشتہ روز بھی گرما گرمی ہوئی۔ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے MNAs نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ کاروکاری کلچر کی حکومت ہے اور اس کلچر کے خلاف، اس اندرون سندھ کی حکومت کے خلاف کراچی میں پی ٹی آئی کے MNAs اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے MNAs سندھ حکومت کے خلاف احتجاجاً اس اجلاس سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں ضلع وسطی سے کچرا نہ اٹھانے اور برسات کے بعد نکاسی آب کا نظام متاثر ہونے کے معاملے پر سماعت ہوئی، جس میں عدالت صوبائی حکومت اور بلدیاتی اداروں پر برہم دکھائی تھی۔ عدالت نے ڈائریکٹر KMC اور میئر کراچی کے دفتر سے ذمہ دار افسر کو فوری طور پر طلب کر لیا۔ جسٹس خادم حسین شیخ کا کہنا تھا کہ کچرے کی وجہ سے برسات میں کراچی کا ڈوبنا بڑا المیہ ہے، اور اسی والے سے کراچی کی جو صورتحال ہے ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار اور صحافی مظہر عباس صاحب، اور ساتھ میں بھی جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کی طرف رخ کریں گے۔ مظہر عباس صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائے گا کہ وزیر اعظم عمران خان کو کراچی کے مسائل پر تشویش ہے اور وہ اس کا حل منتخب نمائندوں کے مالی اور انتظامی خود مختاری سمجھتے ہیں۔ کیا موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہو سکے گا اور جلد ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے، ہر چیز ممکن ہے لیکن سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی کسی بھی جانب سے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کراچی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کراچی کو اوور نائٹ ٹھیک کر سکتے، یہ قطعی طور پہ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ آپ آئیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے کل جیسے اچھا ہوا آپ نے NDMA کو کہا NDMA آئے گی، نالے کچھ صفائی کر دے گی، کچھ چیزیں صاف ہو جائیں گی، لیکن پھر وہ 1 مہینے بعد وہی گندگی اپنی جگہ موجود رہے گی۔ ایک تو مسئلہ ہے اختیارات کا، کہ اختیارات کی بات ہوتی ہے کہ مقامی حکومتوں کو اختیارات دیے جائیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کراچی اس وقت تقسیم ہے مختلف شہری حکومتوں میں۔ شہری حکومتوں سے مراد یہ کہ سوک ایجنسیز میں۔ اب KMC ہے، KMC کو اگر اپنے 30% کراچی پر اس کا حق ہے تو وہ 30% بھی گندہ ہی رہتا ہے، اور اس کی پوری ذمہ داری KMC پر آتی ہے، ان کی DMCs پر آتی ہے۔ اگر باقی ماندہ کراچی DHA اور کنٹونمنٹ کے انڈر ہے تو وہ پوری ذمہ داری DHA اور کنٹونمنٹ کے انڈر آتی ہے۔ سندھ حکومت اس لیے ذمہ دار ہے کہ سندھ حکومت نے 2013 کے بلدیاتی آرڈیننس میں جو ترمیم کی، اس کے بعد جو اختیارات سندھ حکومت کے انڈر آتے ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے صحیح معنوں میں ادا نہیں کیے۔ آپ شہر کے بریجز اٹھا کے دیکھ لیں، میں 80% بریجز کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی پلاننگ غلط تھی۔ اس کی سڑکیں جو 4-4 5-5 سال پہلے بریجز بنے ہیں، آپ ان کی سڑکیں جا کے دیکھیں، ایک تو ان کے ڈیزائن خراب ہیں، ان پہ یہ کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پانی کھڑا نہ ہو، وہاں ٹریفک کی پرابلم نہ ہو۔ انڈر پاس جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، انڈر پاس ابھی ظاہر ہے ابھی یہ شہید ملت پہ 2-3 2 انڈر پاس بنے ہیں، اس کے بارے میں اس کی سڑکیں بھی، اور میں نے مرتضی وہاب صاحب کو بتایا کہ آپ جا کے دیکھیں کہ آپ نے مہینوں پہلے یہ سڑکیں بنائی تھیں، ان کی حالت جا کے دیکھ لیں، ان کی سروس روڈز کی حالت دیکھ لیں۔ ہمارے یہاں جب پلاننگ ہوتی ہے تو ہم اس پلاننگ میں نہ سیوریج کا خیال رکھتے ہیں،
उस प्लानिंग में ना हम इस चीज़ का ख्याल, नर्सरीज बना दी हैं हमने बेशुमार, उन नर्सरीज में पानी कैसे जाता है, उन नर्सरीज का पानी सड़कों पे कैसे आता है, तो एक इल प्लान्ड प्लानिंग का बड़ा क्लियर कट फुकदान नज़र आता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। सईद गनी साहब, आपकी राय लेना चाहूँगा, आर्टिकल 140A पे अमल दरामद आखिर करवाना किसने है? अगर सूबाई खुद मुख्तारी की पीपल्स पार्टी बात करती है तो जो बल्दियाती खुद मुख्तारी है वो भी मेरे ख्याल में शायद सिंध हुकूमत को ही प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उस हवाले से सिंध हुकूमत ने अभी तक क्या इकदाम किए? शफात, एक तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि इस वक्त सिंध पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहां पर मुंतखब बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं। पंजाब में PTI ने उनकी टर्म पूरी होने से पहले उन्हें लपेट कर रख दिया। इस्लामाबाद के मेयर को उन्होंने फारिग कर दिया, कोर्ट ने उसको बहाल किया। KPK के अंदर वो इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं। बलूचिस्तान में भी पिछले कई बरसों से इलेक्शंस नहीं हो रहे। तो सिर्फ सिंध सूबा है जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों को अपनी टर्म पूरी करने की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, नंबर 1। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 140 है क्या, मतलब आपके अमल दरामद कौन कराएगा, मुझे नहीं पता अमल दरामद उसमें कैसे होगा। देखिए 140 कहता ये है कि हर सूबे में बल्दियाती मुंतखब हुकूमतें होंगी और एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इख्तियारात होंगे। अब अगर इसके अंदर ये लिखा होता कि जी जो बल्दियाती नुमाइंदे होंगे या इदारे होंगे उनके पास 10 किलो जो है वो पॉलिटिकल इख्तियारात होंगे, 20 किलो फाइनेंशियल होंगे, 50 किलो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, तो फिर हम उसकी पैमाइश कर सकते हैं कि कितना होना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात की बात की गई है और ये तीनों इख्तियारात बल्दियाती इदारों के पास मौजूद है। अब अगर कोई तासुर ये लेता है कि जी 140A के मुताबिक ला तादाद या अनलिमिटेड किस्म के इख्तियारात होने चाहिए, तो वो किसी सूबाई हुकूमत के पास भी नहीं है, वो वफाकी हुकूमत के पास भी नहीं है। सूबाई हुकूमतें भी अगर कुछ चीज़ें अपने फंड से भी करना चाहें और एक सर्टेन अमाउंट है, अगर उससे ज़्यादा की स्कीम कोई हो तो हमें फेडरल जो फोरम्स हैं उनसे उसकी मंजूरी लेना पड़ती है। इसी तरह से अगर KMC के पास कोई स्कीम्स एक अमाउंट से ऊपर की हो तो उसको सूबाई फोरम से मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन ये साहब एक मामला है, क्या सवाल पैदा होता है, एक कमेटी होती है जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी करते हैं और वो कराची के जो तमाम 17 म्यूनसिपल इदारे, जो तमाम 17 स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, उन तमाम को बिठाकर उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन तय की जाती है कि कैसे हमने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सफाई के लिहाज से हो या वो म्यूनसिपल मामलात के हवाले से हो, उसको बेहतर करना है। क्या बता सकते हैं कि उसके कितने इजलास हुए हैं? क्योंकि PIA भी है, रेलवे की ज़मीन भी है, KPT की ज़मीन भी है, यहाँ पे KDA भी है, KMC भी है, ये तमाम इदारे, वाटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी है, वाटर बोर्ड भी है, ये तमाम इदारे इकट्ठे कब बैठते हैं? देखिए, एक तो मुझे नहीं पता कितनी मीटिंग्स हुई, अगर मुझे पहले बता दे तो मैं यकीन पूछ कर आ जाता कि कितनी इसकी मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सिर्फ चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में जो कमेटी है उसके अलावा भी जब इस किस्म के मौके आते हैं, जब मानसून का सीज़न होता है, जब ईद उल अज़हा का मौका होता है या कोई और ऐसे इवेंट्स आते हैं, तो मुख्तलिफ मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, मिनिस्टर्स मीटिंग्स करते हैं और इन तमाम इदारों को बुलाते हैं। अच्छा, मुझे ये इसलिए पता है कि चूंकि मैं खुद लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर रहा हूँ, तो पिछले बरस मैंने खुद इस तरह की मीटिंग्स की हैं जिसमें कैंटोनमेंट्स को भी बुलाते थे, बाकी इदारों को भी बुलाते थे और बैठकर सारी जो शहर के हवाले से प्लानिंग होती थी वो हम करते थे। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन इससे हट के देखें, जो बात मदर साहब ने कही, ये बात हर आदमी कहता है कि एक शहर के अंदर अगर मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं तो उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। इसमें अगर PTI की हुकूमत कुछ वाकई करना चाहती है तो ये सारे वफाकी इदारे हैं, चाहे वो कैंटोनमेंट्स हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे वो पोर्ट कासिम हो, चाहे KPT हो, भाई इन तमाम के तमाम इदारों को आप दे दीजिए सूबाई, उसमें लोकल गवर्नमेंट की मदद कर दीजिए। कराची की लैंड ओनरशिप किसी एक को दे दीजिए, वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे ये चीज़ें। अच्छा, लेकिन जो चीज़ कल की गई है, जिसमें कल बोला गया है कि चेयरमैन NDMA साहब को बोला गया कि फ़ौरन कराची का दौरा करें और कराची में जो कचरा है उसको जल्द से जल्द साफ़ किया जाए, क्योंकि बहुत सारे वो इलाके जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा बरसी थी, जहाँ पर पानी खड़ा हो गया था, कचरा आ गया था, तो उसको साफ़ करने का काम भी तो करवाना है ना। तो आप क्या वेलकम कहेंगे उनको, आपका इस इक़दाम पे, इस फैसले पे आपकी राय जानना चाहेंगे? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि एक अच्छी बात इसलिए है कि NDMA के चेयरमैन साहब आए और सारी जगह विजिट करें ताकि उनको पता चले कि ये जो इतना शोर मचाया गया था, पूरा शहर डूब गया, तो उनको पता चले कि कितने इलाके थे जहाँ पर ये पानी का मसला पैदा हुआ। बिल्कुल हुआ, मैं इनकार नहीं करता,
لیکن اگر آپ مجھے گنوائیں گی نا، میں دعوے سے کہتا ہوں اب 15 12 17 علاقوں سے زیادہ نہیں جا سکی. اور کراچی جتنے جیسے بڑے شہر میں جس میں ہزاروں علاقے ہیں، وہاں یہ چند علاقے جو ہیں جن کی میں نشاندہی کر سکتا ہوں کہ 12 15 ہیں جہاں پر یہ کرائسس آئے تھے، اور ان کو پتہ چلے کہ وہ بیلٹ جہاں پر یہ گرین لائن بس سروس بنائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے علاقے افیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ پورا روٹ ہے ناگن چرونی سے. کیونکہ ملاقات بھی ہوئی ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کی وزیر اعظم عمران خان سے خصوصی طور پہ کراچی کے مسئلے کے حوالے سے، اور ابھی ہمیں گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے جوائن بھی کیا ہے، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم عمران صاحب، ہم آپ کو باخبر سویرا میں خوش آمدید کہیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو وزیر اعظم عمران خان سے خصوصی طور پر ملاقات ہوئی ہے کراچی کے مسئلے کے حوالے سے، اس میں کیا کچھ باتیں کی گئی ہیں؟ جی بہت شکریہ مدیہ. وزیر اعظم صاحب کو ظاہر ہے کراچی سے ساری خبریں جا رہی تھیں، وہ تو دیکھ بھی رہے ہوں گے ٹی وی کے اوپر جو حالات کراچی کے ابتر ہو چکے تھے، اس کے اوپر ان کی انتہائی تشویش ان کو تھی کراچی کے معاملات کو لے کر. انہوں نے مجھے طلب بھی کیا تھا، اس کے پاس آلریڈی رپورٹ بھی تھی اور مجھ سے سننا بھی چاہ رہے تھے کہ کراچی کے جو اس وقت سچویشن ہے وہ کیا ہو رہی ہے. کراچی جیسا شہر جو پاکستان کی اور سندھ کی جان ہے، اسے بالکل نیگلیکٹ اس وقت کیا گیا ہے، اور وہ اس وقت کچرا کو وہاں سے اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہے. ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں. کے ایم سی جو میئر کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے. حکومت سندھ نے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا تھا وہ کمپلیٹ ڈیزاسٹر کی نظر ہے، وہ کچرا اٹھانے سے قاصر ہے. اور اس کے بعد ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ نالوں کے اندر کچرا پھینکا جاتا ہے اور وہ نالے چوک ہو جاتے ہیں. وہ چوک ہونے کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو وہ اوور فلو کر جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم را سیوریج جو سمندر کے اندر پھینک رہے ہیں وہ ایک مسلسل عذاب مسلسل ہے ہمارے اوپر. ہم اپنے دریا کو، اپنے سمندروں کو تباہ کرتے جا رہے ہیں. اور بجلی کا الگ ایک بحران جو چل رہا ہے، وہ وزیر اعظم نے یہ ساری چیزوں کو مکس کر کے وہ اس کے سلوشن اور ساری چیزوں کو سننا چاہتے تھے. تو ہم بیٹھے ہیں. فی الحال تو ہم ہر بار ایک ایمرجنسی کے اندر کراچی میں یہ کام کرتے ہیں، نالے کی صفائی کر دیتے ہیں. یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کہی، اور یہ بالکل بلا شبہ کراچی کے مسائل ہیں. ہم خود چونکہ آفس آتے جاتے ہیں تو گجر نالہ راستے میں پڑتا ہے اور اکثر یہ صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ جو کراچی کی سیلابی صورتحال کے حوالے سے ہے وہ ان تجاوزات کا ہے جو نالوں کے اندر قائم ہو گئے ہیں. آپ کی کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے؟ اگر این ڈی میں یہاں آ گئی ہے اور یہاں پہ وہ نالوں کی صفائی کا کام کرے گی تو کیا یہ تجاوزات ہٹانے کا کام بھی کیا این ڈی اے میں کرے گی یا اس سندھ حکومت کرے گی؟ نہیں، تجاوزات ہٹانے کا کام بڑا سینسیٹیو کام ہے، کیونکہ یہ سندھ حکومت کی مدد کے بغیر نہیں ہو پائے گا. کیونکہ جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو آلٹرنیٹ جگہ دینی پڑے گی، وہاں سے ہٹانا پڑے گا. اس کا باقاعدہ ایک پلان مرتکب کرنا پڑے گا. اور یہ سرن ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے. چاہے وہاں تجاوزات ہوئی تو بھی وہ ذمہ دار ہیں، وہاں سے ہٹائیں گے تو بھی وہی ذمہ دار ہیں. لیکن اگر انہیں کسی قسم کی مدد چاہیے وفاق سے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. کراچی کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا. سید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں عمران صاحب کو؟ جی میں سن رہا ہوں، میں جواب دے دوں گا. جی سید غنی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو تجاوزات ہٹانے کا کام ہے یہ تو صوبہ سندھ کی ذمہ داری ہے، سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو کیا ہونے جا رہا ہے پھر اس حوالے سے؟ ہم کچھ دیکھیں کہ سخت فیصلے لے گی سندھ حکومت. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے حلقے میں محمود آباد نالہ ہے، بڑا نالہ ہے، اور اس پر ایک اس وقت کام بھی ہو رہا ہے. گجر نالہ پہ بھی کام ہو رہا ہے. وہاں ہم انکروچمنٹ ریموو کر رہے تھے، کافی ہم نے کر لی. ایک جگہ پہ کچھ لوگوں نے ایشو کیا، وہاں پر میئر صاحب خود آئے ان لوگوں کے پاس اور کہا کہ دیکھیں کون آپ کی انکروچمنٹ ہٹواتا ہے. اور یہی حرکت علی زیدی صاحب نے بھی کی جو وہاں سے ایم این اے ہیں، آ کر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ یہ انکروچمنٹ دیکھیں کون ہٹواتا ہے. اگر آپ پولیٹیکل بہت سنجیدہ الزام لگا رہے ہیں. یہ کب ہوا واقعہ؟ یار میری شفاعت، میری ایک بات یاد رکھیں. جی میں جو بات کروں گا میں اس کو ثابت کر سکوں گا تو میں کروں گا، ورنہ میں کبھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں میرا حلقہ ہے، وہ لوگ وہاں آئے ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے کوئی فوٹیج بھی مل جائے. تو یہ باتیں اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی. یہ بتا دیجیے کب ہوا یہ واقعہ، کب تجاوزات ہٹائے گئے اور کب وسیم اختر صاحب نے اور علی زیدی صاحب نے آ کے ان کو کہا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کون ہٹاتا ہے آپ کے تجاوزات؟ میرا خیال ہے کہ یہ شاید سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا. اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں ہر چیز کی ذمہ داری یہ کہہ کر کے سندھ حکومت ذمہ دار ہے، یہ بالکل نامناسب بات ہے. یہ بات تو میئر صاحب بھی مانتے ہیں کہ کراچی کے بڑے جو 38 نالے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ پیسے سندھ حکومت سے مانگتے ہیں. سندھ حکومت ان کو پیسے کبھی دیتی رہی، اور اس دفعہ ورلڈ بینک ہمارے ساتھ ہے، لیکن کے ایم سی کو آن بورڈ لے کے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ذمہ داری ان کی ہے. اب اگر ان نالوں کے اوپر انکروچمنٹ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی سندھ حکومت پر ڈال دیں. ٹھیک ہے جی، آپ ڈال دیجیے، لیکن جس کی پراپرٹی ہے نالا،
जो बुनियादी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी है वो KMC की है, जो रोकने में नाकाम रहे। ठीक है, जब हटाने की कोशिश करेंगे हम बिल्कुल उनके साथ होंगे, उनकी मदद करेंगे। लेकिन ये कह करके कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी, ये मैं समझता हूँ कि रवैया जो है वो मुनासिब नहीं है। सही। दूसरी मेरी गुजारिश ये है, देखिए PTI को कराची से क्लेम करते हैं जी हमें बहुत सीटें मिली, वोट मिला, ठीक है मान लेता हूँ, लेकिन वजीर आजम साहब ने कोई 3 मरतबा मुख्तलिफ कमेटीज बनाई हैं कि कराची की डेवलपमेंट के लिए प्लान दीजिए। उन कमेटीज ने अपने प्रपोजल दिए हैं, जो मुझे याद पड़ता है 161 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट बना के, पैकेज बना के दिया कि कराची के लिए दीजिए। पिछले 2 साल में मुझे एक प्रोजेक्ट मंसूबा नया बता दीजिए जो PTI ने कराची के लिए अनाउंस किया हो। जब बारिशें हो जाती हैं, कहीं क्राइसिस हो जाते हैं, तो फिर आ जाते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने उसका नोटिस ले लिया और अब वो काम कर रहे हैं। भाई 2 साल हो गए आपको हुकूमत के अंदर, कराची को आप क्लेम करते हैं कि आपको बड़ा वोट मिला है, लेकिन ऐसा बात हुई ना, इन पिछले 2 वर्षों में जब क्राइसिस होते हैं तो भुगतना तो आम को ही पड़ता है। मज़ीद साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद साहब, आप मुझे बताइएगा कि कराची की सूरत हाल, अब कचरे की सूरत हाल कुछ ऐसी होगी दैट वज़ीर आज़म इमरान खान हैड टू आस्क चेयरमैन NTA टू इंटरवीन, कि अब इतनी ऐसी सिचुएशन होगी वे कि जो सूबाई हुकूमत है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको हैंडल नहीं कर पा रही, कि अब उनको इंटरवीन करना पड़ेगा? देखिए, वज़ीर आज़म को तो चाहिए कराची आके 2-3 दिन स्पेंड करें, यहाँ सारे इदारों को लेके बैठे हैं। कराची को अगर आप पाकिस्तान का माशी हब समझते हैं, कराची को अगर मिनी पाकिस्तान तस्वुर करते हैं, कराची को अगर रोशनियों का शहर समझते हैं, तो कराची बेहतर होगा तो पाकिस्तान बेहतर होगा। कराची माशी तौर पे मजबूत होगा तो पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत होगा। ये एक नुक्ता है जो वज़ीर आज़म को समझने की ज़रूरत है, और सिंध हुकूमत को भी समझने की ज़रूरत है, और शहरी हुकूमत को भी समझने की ज़रूरत है, और उन तमाम इदारों को। देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है कराची। मज़हर साहब, जाते जाते मुझे सिर्फ इतनी सी एक बात पूछना चाहूँगा। गवर्नर इमरान इस्माइल साहब कह रही है सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तजावुज़ात हटाए। सिंध हुकूमत कह रही है इट्स टू मच टू आस्क, और हमारे खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। इसके ऊपर आपका तबसरा जानना चाहूँगा। मैं यही बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग माफियाज हैं। आप फुटपाथ खाली करवाएं तो फुटपाथ के सामने मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। आप सर्विस रोड खाली करवाएं तो सर्विस रोड के लोग सामने आ जाते हैं। ये एक पार्किंग माफियाज हैं, ये बिल्डर्स माफियाज हैं। मैं आपको साबित कर सकता हूं कि आप कराची पे 10 खरब रुपए भी लगा दें तो ये अफसरान खा जाएंगे पैसे। ये वाटर बोर्ड के लोग हैं, चाहे के इलेक्ट्रिक के लोग हैं, चाहे KMC के लोग हैं। ये सईद गनी मुझसे बेहतर जानते हैं। सईद गनी जिस हल्के में रहते हैं, इन्हें पता है मुजफ्फर हुसैन शाह के दौर में जो ये बलोच कॉलोनी का ब्रिज बना है, अरबों रुपए इस पे लगे, लेकिन डिफेक्टिव ब्रिज बना दिया गया। आपको उस ब्रिज को 2 तरफ से तोड़ना पड़ा, उसको किसी ने अकाउंटेबल नहीं किया। आज भी कोरंगी चले जाएं, मैं कल कोरंगी रोड पे गया, 2 ब्रिजेस बनाए हैं इन्होंने, दोनों डिफेक्टिव ब्रिजेस हैं। दोनों पे आप प्रॉपर तरीके से जा ही नहीं सकते, और साइड में इंक्रोचमेंट हो गई है। तो इंक्रोचमेंट हटाना तो सिंध गवर्नमेंट का काम है ना। आप जो सर्विस रोड खत्म कर दी गई हैं, फुटपाथ खत्म कर दिए गए हैं, आप नाले पे तजावुज़ात नहीं होंगी तो और क्या होगा? सही, किसका काम है ये? बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद थे, सईद गनी साहब मौजूद थे, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे। आप तमाम अफराद का बहुत बहुत शुक्रिया। कराची के मसाइल जूं के तूं हैं, ये मसला हर बार आता है और हर बार सियासत की नज़र। बिल्कुल शफात, और स्पेसिफिकली जो बात की जा रही है आर्टिकल 140A के, तो आई होप कि जो फॉरवर्ड भी किए गए हैं, तो इस पर जो इस्तदा की गई है कि इस पर जल्दी समात हो, जल्द से जल्द समात हो, और कराची के रहने वालों के लिए सूरत हाल इतनी बेहतर बनाई जाए कि नेक्स्ट टाइम जब बारिश हो तो कराची के जो रहने वाले लोग हैं वो बाराने रहमत को इंजॉय करें, ना कि ये बाराने रहमत इंतज़ामिया की गफलत की वजह से और पोली प्लांट सिटी की वजह से उनके लिए ज़हमत बने। क्योंकि आपको पता है ड्रेनेज की कितने आम मसाइल, और उसके बाद अभी तक शफात बारिश तो ख़त्म होगी है, लेकिन वो इलाके जहाँ पर ये गंदा पानी आया था ये अभी तक वहाँ से क्लियर नहीं हो सका। तो हमारी दुआ ये कि बड़ा अच्छा इकदाम है जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक अच्छा इकदाम है, और उम्मीद करते हैं अगला स्पेल जो मानसून का आना है वो अगस्त के आखिर में आना है, तो तब तक एवरीवन शुड कम टुगेदर कराची के लिए। आई विश हो सकता है तब तक NDA में कम से कम नालों की सूरत हाल को इतना बेहतर ज़रूर कर देगी कि ये सूरत हाल पैदा नहीं होगी जो इस साल हुई है। आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं, और आगे आ रही है एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमें देख रहे हैं वो ये जानते नहीं हैं कि अक्सर
बच्चे पैदा होते हैं पाँव टेढ़े के साथ और उनको लगता है कि ये माजूरी है और ये उम्र भर ऐसे चलेगा, तो ऐसा नहीं होता, इसका इलाज हो सकता है। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन के साथ, ऐसी कंडीशन के साथ शफात साल में कोई 5,000 से 6,000 जो बच्चे हैं वो पैदा होते हैं और इनका इलाज भी हो सकता है, लेकिन अगर तशखीस टाइम पे हो जाए तो। जी जनाब, और इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। इसके रीज़न्स जो हैं वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, नॉन जेनेटिक भी हो सकते हैं, और लेकिन ये तमाम मामलात ऐसे हैं कि जिनमें बच्चे का इलाज हो सकता है। वो इलाज कई इलाकों में तो बिल्कुल फ्री हो रहा है, वो मुझे भी खैर अभी कुछ देर पहले ही पता चला कि वो बिल्कुल फ्री हो रहा है। लेकिन ये इलाज होने से बच्चे मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाते हैं और मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर बेग साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइए कि ये कितनी वजूहात हो सकती हैं कि जिससे बच्चों में पैदाइश के वक्त उनके हाथ पाँव या स्पाइन टेढ़ा हो सके? सबसे पहले तो बात ये है कि ये इडियोपैथिक हमें सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसमें इडियोपैथिक का मतलब ये हुआ कि ये वो मरीज़ होते हैं जिन्हें वजह नहीं मालूम। अच्छा, वजह नहीं मालूम। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहत हैं, जिनमें पोलियो का होना है, सेरेब्रल पाल्सी का होना है, कोई स्पाइन के अंदर कोई डिफेक्ट है उसकी वजह से भी हो सकते हैं, हाइड्रोकेफेलस एक बीमारी होती है जिसमें सर बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन हम यहाँ ज़्यादा बात कर रहे हैं इडियोपैथिक की, जिसमें वजह नहीं मालूम, जिसमें मोर देन 90% जो है वो बच्चे फाल करते हैं, जिसमें बच्चों के मोर देन 90% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जो है पाँव टेढ़े होते हैं, पैदाइशी टेढ़े होते हैं। ठीक है, एक पाँव भी हो सकता है और दोनों पाँव भी हो सकते हैं। पाँव, हाथ, स्पाइन? नहीं, सिर्फ पाँव, सिर्फ पाँव। जब हम टीवी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पाँव की बात कर रहे हैं। टीवी पाँव से रिलेटेड, टैल्पीज अक्वेनी वायरस से। तो डॉक्टर साहब, लोगों को ये लगता है कि अगर बच्चा टेढ़े पाँव के साथ पैदा हुआ है तो अब तो ये माजूरी है, पता नहीं बच्चों को बाय बर्थ पोलियो ना और इसका आगे से इलाज काफ़ी नामुमकिन भी हो सकता है। तो ये बताइएगा लोगों को जो हमें देखते रहे हैं उनको इस हवाले से अवेयर कीजिएगा कि इलाज मुमकिन भी है और कब तशखीस हो जाए, कब तक तशखीस हो जाए तो बेहतर है इलाज के लिए? तशखीस तो उसी दिन जिस दिन बच्चा पैदा होता है नज़र आता है। और आमतौर पर एक आर्थोपेडिक सर्जन जो है ऐसे बच्चों को जिनके अंदर पाँव टेढ़े होंगे उसी दिन एग्जामिन कर लेता है जिस दिन वो पैदा होते हैं। 10 रोज़ तक हम किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि बच्चों की जो खाल बहुत नाजुक होती है, नरम होती है। अगर उसको किसी भी किस्म का प्लास्टर लगाएं तो जो है उसकी खाल की जो है वो ख़राबी पैदा हो सकती है। 10 दिन के बाद जो है आमतौर पर हम जो है बच्चों को प्लास्टर लगाते हैं। बड़ा आसान सा मेथड है, पूरी दुनिया के अंदर राइज है और पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी ये राइज है। पॉन्सेटी मेथड है जो मुख्तलिफ अस्पतालों में कराची की जैसे सिविल हॉस्पिटल है, लियारी जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर भी ये। कौन सी एज तक जो है इसका इलाज मुमकिन है और बाद में बगैर ऑपरेशन के 12 साल की उम्र तक ये बगैर ऑपरेशन के जो है अगर हम पॉन्सेटी मेथड को प्रॉपरली अप्लाई करें तो 12 साल की उम्र तक हम बच्चों के पाँव ठीक सीधे कर सकते हैं बगैर ऑपरेशन के। और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़े तो बहुत माइनर सा ऑपरेशन होता है और लेस एक्सपेंसिव है। बल्कि जो सरकारी अस्पतालों के अंदर तकरीबन तमाम ऑर्थोपेडिक सर्जन को ये ऑपरेशन करना आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, और वो बासानी कर सकते हैं। हमारे पास जो हमारे अपने रिजल्ट हैं वो ये शो करते हैं कि जी अगर ऑपरेशन कर जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन करें तो रिज़ल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉमिसिंग है। पेशेंट का पाँव हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, दोबारा उसको रिकरेंस नहीं होता, दोबारा पाँव टेढ़े नहीं होते। मुकम्मल तौर पर पेशेंट जो है अपने पाँव पर चलता है, किसी किस्म की डिफॉर्मिटी उसको नहीं रहती। दैट्स इनक्रेडिबल। तो फिर वजह क्या है, क्यों ये इतना टैबू बना हुआ है और क्यों वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को आइसोलेट कर देते हैं, बाकी बच्चों के साथ खेलने नहीं देते? अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है लोगों को, या उन डॉक्टरों तक जो कि ये काम करते हैं लोग पहुंच नहीं पाते। अस्पतालों में रश बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर मेरे पास पहुंचने के लिए कम से कम उनको जो है 4 डॉक्टरों के पास पहले गुजरना पड़ता है। स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद फिर सीनियर डॉक्टर के पास आता है, फिर वो सीनियर डॉक्टर डिसाइड करता है कि मैंने करना क्या है, और आमतौर पर वो अपने जूनियर्स को बता देता है कि इस तरह करना है और ठीक रहता है। 12 साल की उम्र के बाद अगर बच्चों का ये हाथ पैर सीधे करने का मामला हो तो क्या ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है? कितना टाइम लग सकता है? बहुत सस्ता, अगर प्राइवेट में भी कराएं तो बहुत सस्ता, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तो फ्री है। मतलब कितने लग जाते होंगे फिर भी, पैसे कितने लग जाते होंगे? बहुत ज़्यादा पैसे लगे तो 20-25 हज़ार रुपये से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा पैसे भी लगे तो 20-25 हज़ार। रिकवरी का टाइम क्या और इलाज कितना लंबा होता है अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चों में हो और 12 साल से ज़्यादा? आज ऑपरेशन कीजिए, आज ऑपरेशन करें, 3 माह के बाद चला दीजिए उसको। ओके, यानी 3 माह के अंदर तो बच्चा नॉर्मल अपने पैरों में चल पड़ेगा। बिल्कुल नॉर्मल। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन अवेयरनेस की जैसे आपने बताया डॉक्टर साहब बहुत कमी है और उसी के लिए हम काम भी कर रहे हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, वो तमाम अफराद जो हमें देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों के मुस्तकबिल को जानिए, और अगर आपको किसी भी किस्म की
आपकी कोई शकूक व शुबहात हैं, अस्पताल जाइए और डॉक्टर से रब्ता कीजिए। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर अख्तर बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अपने बच्चों को अपाहिज बनने से बचाएं फ़ौरन, मतलब मुफ्त इलाज भी है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलाज भी होगा तो 25,000 है, तो बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलें। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और आज एक इस्लामी तारीख़ का एक बड़ा मुनफरद दिन है, एक बड़ा अहम दिन है, क्योंकि कल हमने देखा जैसे कल हज्जाज कराम तवाफ़ कर रहे थे तो जिस तरह कतारें लगी हुई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखते हुए तवाफ़ जारी था, तो खुशी भी हुई कि इस साल इन हालात में हज हुआ, लेकिन अफसोस भी हुआ कि हज की वो रौनकें, हज का वो हुजूम और वो जिस तरह पूरे इलाके में एक कोई ना कोई शख्स किसी न किसी इलाके से हज के लिए जा रहा होता है तो उसको रुखसत करना और जाने से पहले मिलना, एक फेस्टिविटी होती थी, एक फेस्टिविटी होती है एग्जैक्टली शफात, और उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा था। और कल जब से तमाम तर मनाजिर आ रहे थे, टेलीविजन में भी देख रहे थे, तो उन लोगों की किस्मत पे रश्क भी आ रहा था, जो कि इस वक्त मतलब इस साल हज में लोग तरस रहे थे कि जाएं, उनको खाना काबा का दीदार हो, वो नहीं जा सके। लेकिन पेंडेमिक की वजह से कोई 1000 इस पर लोग हैं जो कि मना सके हज की अदायगी कर रहे हैं। तो अल्लाह करे जनाब जल्दी पेंडेमिक जाए ताकि अगले साल हम हज कर सकें और इंशाल्लाह दिल वो कहना दिल भर के हम किस्सा को चूम भी सकें। इरादा पक्का है इंशाल्लाह। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह जी हज की सआदत हो हम सबको, जिनका इरादा मौजूद। आज वक़ूफ़ अरफा है, उस हवाले से भी बात करेंगे, बहुत कुछ मजीद भी है आज शो में बात करने के लिए। मगर सबसे पहले कहाँ जाएंगे जी? टॉप स्टोरीज की जानिब। सबसे पहले जनाब बात करते हैं आज के दिन की। आज हज का सबसे बड़ा रुकन वक़ूफ़ अरफा अदा किया जा रहा है और मनासिक हज की अदायगी का आगाज़ तो आपने देखा कल ही से शुरू हो गया था। और आज जो वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा उसके लिए जैसे हम पहले देखते थे कि अरफात में जो क़याम होता था हज्जाज कराम का, तो एक समंदर नज़र आता था हज्जाज कराम का। आज ऐसा देखने में नज़र नहीं आएगा और उसकी वजह ये है कि चूँकि हालात मुख्तलिफ हैं, लिहाजा उन हालात में जो फ़राइज़ दीनी है उनकी अंजामदही का तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ है। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक वो आज़मीन हज जो आज क़याम कर रहे हैं, जो आज वक़ूफ़ अरफा में शरीक हो रहे हैं, उनकी सादत को कबूल फरमाएगा। बिल्कुल जी। शफात और मस्जिद हराम में हमने देखा कि समाजी फासला बरकरार रखने के लिए मखसूस वहाँ पे निशानात भी लगाए हैं। आज़मीन मिना में खुसूसी ख़ैमों के बजाय वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं वहाँ पर क़याम करेंगे और आज़मीन आज अरफात पहुंचकर नमाज ज़ोहर और नमाज असर अदा करेंगे और मगरिब तक मैदान अरफात में ही वो वक़ूफ़ करेंगे और ग़ुरूब आफ्ताब के साथ ही आज़मीन मुज़दलिफ़ा की तरह रवाना होंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा की जाएंगी। आज़मीन मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनने के बाद असर और मगरिब के दरमियान वक़ूफ़ करेंगे और कोरोना की वजह से मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में तमाम मसाजिद में सफाई और जरासीम को स्प्रे भी किए गए हैं। और सऊदी हुकूमत ने जून में कोरोना वायरस के वबाव के पेश नज़र आपको याद होगा कि महदूद पैमाने पर हज का ऐलान भी किया था और सऊदी हुकाम के मुताबिक इस बार सिर्फ 10,000 ज़ामिन कराम हज बैतुल्लाह की सादत हासिल कर रहे हैं। और इस वक्त हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ मौजूद हैं आलम दीन शर्जील साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त दिया। सबसे पहले तुम चाहेंगे कि आज क्योंकि वक़ूफ़ आज अरफा का दिन है तो जो बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं इस अहम रुकन के हवाले से उनको भी बताइएगा, इस अहमियत के हवाले से बताइएगा, और साथ में वो तमाम तर लोग जो दिल में ख्वाहिश रखते थे हज की और नहीं जा पाए, वो अपने घरों में ऐसे क्या अमाल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पे जहां हम ये देखते हैं कि आलम इंसानियत वो इस वक्त बड़ी मुश्किल वक्त से गुज़र रही है, तो आलम इस्लाम के लिए तो उससे ज़्यादा मुश्किल वक्त है कि उनके ज़िम्मे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज की सूरत में लगाई है। तो यकीनी तौर पे इस दफ़ा का जो हज है अनप्रेसिडेंटेड है, डिफरेंट है, एक्सेप्शनल है और इसको पूरा आलम इस्लाम महसूस कर रहा है। लेकिन यकीनी तौर पर चूँकि ये दिन इतनी अहमियत का हामिल है तो हम कैसे भूल जाएँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज्जु अरफा, कि अरफा ही असल हज है, यानी इसकी अहमियत के पेश नज़र आप अलैहिस्सलाम ने इसको रुकने आज़म करार दिया है। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम के कई फ़रामीन हमें मिलते हैं जिससे इसकी अहमियत बहुत क्लियरली हमारे सामने आ जाती है। मिसाल के तौर पर हम सही रिवायात के अंदर ये हदीस पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो दिन अरफा का है
کہ جس دن اللہ رب العزت کی رحمت بندوں پر برستی ہے اور اتنی کثیر تعداد میں دوزخ سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے کہ کسی اور دن نہیں کیا جاتا. پھر یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت کو یاد کیا جانا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے, بہت زیادہ پسند ہے. اب وہی بات ہے کہ جو اس سعادت کو نہیں حاصل کر پائے اور جو یہ پلان کر کے بیٹھے تھے کہ ہم تو جائیں گے اس سال لیکن اب نہیں تھا, تو کوئی بات نہیں, جو وہاں موجود ہیں وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نمائندے. بڑا عرصے کے بعد, میرے خیال میں شاید 16-17 سال کے بعد کوئی ایسا حج آیا ہے, کوئی ایسا عرفہ کا دن آیا ہے کہ آج ہم کسی کو میسج نہیں کر رہے کہ یار ہمارا دعا میں نام شامل کر لیجئے گا. کوئی نہیں کیا. بڑے عجیب و غریب حالات ہیں. کیفیات کیا ہے؟ کیفیات یہ ہیں سر کہ چونکہ یہ دل ہمارا جڑا ہے حرم شریف سے, خانہ کعبہ سے, تو یقینی طور پہ یہ جذبات تو بیان سے باہر ہیں. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ راضی برضا رہنا بھی کوئی چیز ہے. اور خود قرآن میں اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا, بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو ہم اس کی رحمت کی جانب اپنی نظر جماتے ہیں کہ مولا تو ہی, تیرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں, تیرے دست قدرت میں معاملات ہیں, تو اپنے فضل و کرم سے معاملات کو آسان فرما. اور پھر سے وہ وقت آئے کہ ہم وہاں پر جائیں اور جو عزم لے کے بیٹھے ہیں پورا کریں. اور چونکہ یہ دن ہے, میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب جو حج نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لیے پھر کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے کی تاکید فرمائی کہ اس دن روزہ رکھنا ایسا ہے کہ اس روزے کی برکت سے پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو اب یہ سعادت ہمارے پاس ہے, روزے کے ذریعے اس کو یاد کیا جائے, کثرت کے ساتھ رب کو یاد کریں جو کہ مرکز وہ ہے. تو وہاں جو میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے بھی حاجی ہیں وہ کل 1000 کی تعداد میں ہیں جیسے ہماری معلومات ہے, تو وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں وہاں پر, اور وہ دعا کریں کہ مولا تو ان تمام معاملات کو آسان فرما اور جلد اس مشکل سے ہم سب کو نجات عطا فرما. آمین آمین آمین. اچھا, ساتھ میں ہم یہ بھی چاہیں گے آپ سے کہ آپ کیمرے میں بھی دیکھ کے بہت سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی دعا کی اپیل کریں, اور ساتھ میں روزے کے علاوہ اور ایسی کون کون سے اعمال ہیں جو کہ آج ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو تھوڑی تسکین ہی مل جائے کہ ہم اگر وہاں پہ موجود نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم نے اتنی باتیں ضرور کر لی کہ میرے رب کا قرب حاصل ہو جائے. بالکل. تو یہاں پر اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں وہاں جو حجاج کرام جو کلمات پڑھتے ہیں, تلبیہ پڑھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, تو یہ تلبیہ کی کلمات اپنے زبان پہ جاری و ساری رکھیں. ایام تشریق ہیں, چونکہ بار بار یہ کلمات پڑھنے ہیں, اللہ اکبر کا ورد آپ رکھیں, تو زبان پر ذکر اللہ مختلف انداز سے جاری و ساری رکھیں. اور دل میں ایسی کیفیت اپنی بنائیں کہ گویا کہ حرم شریف ویژولائز کریں اس کو کہ وہ حرم شریف کا وقت ہے, کاش کہ ہم وہاں پر موجود ہوتے تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی. اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العزت سے کثرت کے ساتھ استغفار کریں. جیسے میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے بھی شیئر کی کہ اللہ رب العزت اس دن خاص کرم فرماتا ہے, رحمت برستی ہے. تو جب رحمت برس رہی ہے اور ایسا دن کہ اس کے علاوہ معاملات جو ہیں سب سے زیادہ اسی دن میں ہمیں مل رہے ہیں, تو کیوں بھی نہ پھر رب کریم کو یاد کیا جائے, اس کی بارگاہ میں جھکیں, استغفار کریں, کثرت کے ساتھ اس کو یاد کریں. اللہ رب العزت وہ دن ضرور لائے گا کہ ہم انشاءاللہ وہاں پر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ شرجیل صاحب اور آج کے دن کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آج جب خطبہ حج ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے, آپ لوگوں کے یہاں سامنے رکھا جائے گا, وہ بھی نشر کیا جائے گا. تو جب اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو ہمیں باخبر سویرا کی ٹیم کو, پورے ARY نیوز کو اپنی دعا میں یاد ضرور رکھیے گا. یہ یقیناً بہت بابرکت دن ہے اور جتنی سے جتنی عبادت کر سکیں گے اتنی ہمارے وقت میں بہتر ہوگا. اور اللہ کرے کہ اگلے سال ہم تمام تو لوگ جن کے دلوں میں حسرت ہے کہ وہ حج نہیں کر سکے یا عمرہ نہیں کر سکے اس سال, وہ اگلے سال یہ تمام جو فرائض ہیں, فریضہ جو ہیں, یہ ضرور سر انجام دیں. ویسے آج کے دن میں مجھے نہیں پتا کہ اس کو ریلیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, لیکن مجھے صلح حدیبیہ کا وہ منظر جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں نا کہ صحابہ کرام روانہ ہوئے, مکہ سے چند کوس کا فاصلہ رہ گیا, تو پتہ چلا کہ جی اب قریش والے جو ہیں وہ حج کے لیے جو ہے وہاں پہ انہوں نے کچھ عجیب سامان کر دیا. حضرت عثمان کو بھیجا جاتا ہے, اور خبر آ جاتی ہے کہ حضرت عثمان کا قتل کر دیا گیا ہے. تو صحابہ اکرام جو ہیں وہ حج نہیں کر پائے, اور ایک صلح ہوئی اور اس کے پورا ایک منظرنامہ ہے. لیکن وہ ایک تجدید کے لیے کہ آج ہم نے حج کرنا ہے, انہوں نے اپنی قربانیاں کی, اپنے بال منڈوائے اور واپس چلے گئے. تو آج وہ لوگ, وہ تمام لوگ, مجھے نہیں لگتا, میں شاید اتنا دینی علم نہیں رکھتا, میری اتنی معلومات نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا جن کا ارادہ پکا تھا, جنہوں نے درخواستیں جمع کرا دی تھی, پیسے جمع کرا دیے تھے, ان کا ارادہ اپنی جگہ موجود ہے. تو اللہ پاک قبول کرنے والی ذات ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا وہ جو دل کی نیت ہے وہ انشاءاللہ
अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाएगा और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो हज की सआदत हम सबको ज़रूर नसीब हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खैर जी, हम अब क्योंकि आपको पता है ईद आने वाली है और ईद आने में अब से मतलब एक आज का दिन और एक कल का दिन, यानी कि टोटल अगर इसको मिला लिया जाए तो ईद आने में अब से रह गए 2 रोज़। और जो मवेशी मंडी है वहाँ पर गहमा गहमी जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब तो लोगों ने ख़रीदना है कुर्बानी का जानवर। तो कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी के लिए काफ़ी ज़्यादा रश भी लगा हुआ है। जो कराची में सुपर हाईवे पर, जिसको कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, वहाँ पर ख़रीदार और व्यापारी हैं वो भाव-ताव में शफात काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ है। तो जनाब, लाहौर की मवेशी मंडी में भी ख़रीदारों का बड़ा रश बढ़ गया है और वो मनपसंद जानवर जो है वो ख़रीदना चाहते हैं, ताकि ज़रा जो आखिरी 2 दिन रह गए हैं इनमें ज़रा जानवर की वो प्रॉपर खिदमत कर लें। और कराची की भी ज़रा सूरत हाल देख लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज़ हैं, लाहौर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अलमास खान मौजूद हैं। ज़रा दोनों से बातचीत करते हैं कि क्या सूरत हाल है जनाब मंडियों में। तो पहले ज़रा लाहौर का रुख करते हैं। जी अलमास भाई बताइएगा, क्या माहौल है मंडी में और आप कहाँ मौजूद हैं इस वक्त? बिल्कुल जी, ये लाहौर की जो मुस्तकिल मंडी है शाहपुर कांजरा शफात, हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे आज सुबह से ही बड़ा अच्छा मौसम है और यकीनन छुट्टी भी है। और आज मैंने कई अरसे बाद लाहौर की ये शाहपुर कांजरा मंडी में गाहक देखा है। गाहक ऐसे आया है कि अब यकीनन आपको पता है कि सिर्फ 40 घंटे रह गए हैं ईद में और उसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ पे आज हमने काफ़ी दिनों बाद गाहक देखा है और आज लग रहा है कि वाकई ही लोग ईद कुर्बान के लिए जानवर ख़रीदने आ रहे हैं। और जानवरों की कीमतें जब यहाँ पे हमने पता किया, ये जो व्यापारी हैं, व्यापारियों से जब पता किया तो जानवरों की कीमतें बिल्कुल आसमान पे, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उनका कहना है कि पिछले 1.5-2 माह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और जेब से खर्चा कर रहे हैं और वो खर्चा यकीनन उसकी जो जानवर की कीमत में उसमें ऐड ही। यहाँ पे बारिश भी हुई, तमाम जो चीज़ें वो हमने खुद अपने ओन सही हैं वो तमाम चीज़ें, इससे जानवर की प्राइस बढ़ा देते हैं। अभी आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन हम चलते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज़ भी कराची में सुपर हाईवे पर जो मवेशी मंडी है वहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या सूरत हाल है। अफजल, इस वक्त यहाँ पे क्या सूरत हाल है? और जैसे बता रहे हैं कि अलमास के लाहौर में तो जानवरों की जो कीमत है वो तो आसमान को छू रही है, कराची में भी ऐसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर शफाहत मदिया देखा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में भी इसी तरह की इस सूरत हाल है। भाव ताव जारी है। इस वक्त कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, क्योंकि कराची के में जो बारिश हुई उसके बाद शहरियों ने एक उम्मीद करी, उस उम्मीद के ज़रिए जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी पे मुनासिब सस्ता जानवर उनको मिल जाएगा, तहम ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त भी जो है कुर्बानी के जानवर ख़रीदारी अरूज पर है, भाव ताव जारी है। शहरी शिकवा करते नज़र आते हैं कि जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी रेंज से बाहर हो रहे हैं। जो पिछले साल जानवर 60,000 का था उसकी जो है अब कीमत 1,20,000 रुपये बताई जा रही है, जबकि 2 लाख का जानवर जो है उसकी कीमत 3.5 लाख रुपये बताई जा रही है। इस तरह भाव ताव जारी है। सुन्नत इब्राहिमी शहरियों के लिए मुश्किल होती जा रही है। जी सही। अच्छा अलमास, ये बताएगा कि लाहौर में मैं कुछ दिनों पहले शफात से भी डिस्कशन कर रही थी कि लाहौर में लोगों का उमूमी होता है कि जी वो बैल या गाय या बड़े जानवर से ज़्यादा वो छोटे जानवर को तरजीह देते हैं, यानी कि बकरा दुम्बा। तो अभी क्या सूरत हाल है और यहाँ पर कौन से वाले स्टॉल भी आपको ज़्यादा रश नज़र आ रहे हैं लोगों का? मदिया, हम यहाँ पे यही देख रहे हैं क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में खासी कमी आई है। एक तो वैसे ही मुल्क की इकानमी तबाह हो चुकी, दूसरा ये जो कोरोना के बायस इतने बुरे हालात हो गए मुल्क के कि लोगों की जो डोमेस्टिक इकानमी है उसमें खासा फ़र्क आया है। तो आजकल जो पहले लोग बड़े बड़े बकरे ख़रीदा करते थे उनका ज़्यादा रुझान जो बड़े जानवर हैं, जैसे ये मेरे पीछे भी एक बहुत बड़ा जानवर है, ये बड़े जानवर का रुझान हो गया। एक गाहक आता है, इनसे भी पूछते हैं, ये भी बड़ा जानवर ही खरीदने आए हैं। और आप बड़ा जानवर क्यों खरीदने आए हैं जी? वो क्योंकि बजट के बजट होता है, इसलिए ज़्यादा लोग वही बड़ा जानवर खरीद रहे हैं। पिछले जितनी भी ईदें गई हैं उसमें आप छोटे जानवर करते रहे? हाँ जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन इस दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा है और दूसरा महंगाई है इतनी है, कोरोना की वजह से भी काफ़ी परेशानी है। तो महंगाई इसलिए बड़े जानवर की ज़्यादा मांग है मोस्टली। आपका बजट कितना है? कितने बजट में आप जानवर लेने आए हैं? मेरा बजट 1,20,000 तक है। 1,20,000 तक, यानी आप इसमें 7 हिस्से आपके बहन भाई पूरे हो जाए? बिल्कुल पूरे हो जाए, पूरी फैमिली के हो जाएंगे एक तरह के।
तो कोई भी सात लोग इस बजट में इनसे एक पूछेगा एक कि बकरा इनको लेने कोई जाएं तो खूबरू जानवर मदिया मैं नजर आपको नहीं बता आया, दूं जो 1,20,000 अच्छा बकरा है में। यहाँ पे वो तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये का एक अच्छा बकरा है। तो इसका मतलब है कि 7 लोग 1,20,000 रुपये में पूरे हो जाए और सुन्नत इब्राहिमी भी हो जाए, एक फ़र्ज़ हो जाए हमारा, तो बड़ी अच्छी बात है। मदिया, वो जो आपने बताया था कि वो जो साहब ने, खातून ने आपको कहा था कि 95,000 के उन्होंने 5 बकरे लिए, मेरी एक डिजाइनर फ्रेंड ने बाद में बताया कि नहीं 93,000 में 4 लिए हैं। 93 में 4 लिए। हाँ। वो तो अलमास कह रहे हैं 60,000 में जो है वो एक मतलब खानदानी किस्म का बकरा मिले। मुझे बताइएगा जरा, अफजल आपकी तरफ आते हैं। कराची में इस वक्त आखिरी चंद घंटे रह गए हैं, तो क्या माहौल है? और ये बताइएगा, इतलात ये भी आ रही हैं कि मंडी कल जो है वो बंद होगी, ये इतलात दुरुस्त है नहीं है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये इतलात दुरुस्त नहीं है। ये अफवाहें फैल रही थी कि मंडी कल मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी, जिस पर जो ख़रीदार वो परेशान नज़र आए, व्यापारी परेशान नज़र आए। तहम मंडी इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया है कि कल मंडी बंद नहीं की जाएगी। तहम अब 2 रोज़ रह गए हैं, तो कराची के शहरियों की यही ख्वाहिश होती है तगड़ा, खूबसूरत और मुनासिब कीमत पर जो उनको कुर्बानी का जानवर है वो बासानी मिल जाए। ऐसा प्यारा सा खूबरू सा जानवर ऐसा जिसको देख के दिल आ जाए उस पर और कहेंगे जी इसी की कुर्बानी करनी है। जी बिल्कुल, मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं कि यह वही मुकाम है जब वहाँ बहुत सबसे ज़्यादा खूबसूरत जानवर हैं। ये वही पट्टी है जहाँ ज़्यादातर जब मंडी में दाखिल होते हैं शहरी तो यहाँ लाजमी तौर पर रुकते हैं और इस खूबसूरत जानवर के रेट तो पूछते हैं। जब उनका रेट मालूम चलता है तो जो लोग हमें देख रहे हैं उनको आपके थ्रू आइडिया हो जाएगा कि मवेशी मंडी में जो इतने खूबसूरत बैल जो पीछे खड़े हुए हैं उनकी क्या रेंज है, उनका बजट क्या है, ज़रा पूछे भी ज़रा इनसे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस वक्त जो है एशिया की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है वहाँ कैटेगरी रखी है VIP ब्लॉक्स था, जहाँ 1 करोड़ से लेकर तकरीबन 20 लाख रुपए मालियत के जानवर थे। जबकि ये मैं जिस ब्लॉक पे मौजूद हूँ ये जनरल ब्लॉक कहलाता है। यहाँ मुख्तलिफ कीमतों के जानवर है जिसकी कीमत 3 लाख रुपये भी है, 4 लाख रुपये भी है, 5 लाख रुपये भी है। तहम अब ये लेने वाले के ऊपर है कि वो किस तरह से रेट कम कराकर जो है बआसानी कुर्बानी के जानवर खरीद लेता है। आपने अक्लमंदी का मुजाहरा करना है और आपने वो 3 लाख से शुरू हो, आप 1.5 लाख पे आए और कहीं 2 लाख पे आके बाहर टूटे तो मजा आए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अफजल परवेज और अलमास खान हमारे साथ मौजूद थे कराची ओल्ड लाहौर से। अगर अफजल परवेज जो है ना पीछे जो उनका जानवर खड़ा था मतलब प्यारा अच्छा खूबसूरत लग रहा था, बड़ा यंग सा था, बड़ा जबरदस्त किस्म का लग रहा था। जरा उसकी प्राइस ही पता कर देते, हो सकता है बहुत सारे लोग जो आपने क्यों मतलब जाके इन्वेस्ट करना है जानवरों में, क्यों? भाई लोग तो करने जा रहे हैं ना, लोग तो परेशान है कि जो कुव्वत खरीद से बाहर जानवर हो गया है। अब ये देखे ना व्यापारी हमेशा हर साल ये कहते हैं क्योंकि हर साल बारिश भी होती है। वो अंकल जो लाहौर में थे उनका 1.20 का बजट था और वो अपने बजट में उन्होंने बड़ा तगड़ा जानवर पसंद भी कर लिया। लेकिन शफात वो फिर भी कह रहे थे बड़ी महंगाई हो गई है। महंगाई इसलिए हो गई क्योंकि 60,000 का छोटा बकरा है यार, अंदाजा करें 60,000 का बकरा, मतलब अगर कितना 25 किलो गोश्त भी हो उसमें तो मतलब को 1200 रुपए किलो गोश्त जा रहा है। दिस इज टू मच। तो खैर जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कराची में बहुत सारे ऐसे हैं जो जरा दूरअंदेश होते हैं, मतलब पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। कितने? पिछले साल से ही उन्होंने अपना जानवर अपने घरों की छत पे पालना शुरू कर दिया। पूरा साल उसको प्यार मोहब्बत के साथ पालते हैं, मोहब्बत से सब कुछ खुद खिलाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। और आजकल के दिनों में क्रेन मंगवाते हैं और क्रेन से उसको नीचे उतार लेते हैं। क्या मनाजिर होते हैं आपको दिखाते हैं, ये देखें जनाब। क्रेन मंगवाई जाती है, घर की छत पे जो गाय पल रही होती है उसको ऐसे झूला झुलाते हुए ऐसे पहिया करते हुए नीचे ले आते हैं। देखिए वो भी बड़े एंजॉय कर रही है। आप देखें तो तारीख में पहली मर्तबा आपको उड़ती हुई गाय दिखा रहे हैं हम लोग। और क्या प्यार, मेरे ख्याल से गाय इस वक्त एंजॉय भी कर रही होगी। बचपन में फुल स्पाइडरमैन बनी हुई है वो। हम एक गेम खेलते थे ना चिड़ी उड़ी कवर, तो यहाँ पे तो गाय उड़ा तो बिल्कुल सही वो सादिक साबित आएगी। नहीं लेकिन शफात कितना माशाल्लाह से बैल कितना खूबसूरत है। अच्छा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी है और टेंशन तो होती है ना, जाहिर है इतना आप उसको स्ट्रेस दे रहे हैं तो थोड़ी बहुत टेंशन तो होगी। आपको याद है शफात कल मैं डॉक्टर से बात की थी, जो वेट डॉक्टर से क्या बात कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि इनको भी ट्रैवल एग्जाइटी ट्रैवल स्ट्रेस होता है। इसीलिए हम जब बड़े बड़े जानवरों को बड़े बुरे तरीके से कभी रिक्शे में डाल के कभी बाइक पे बिठा के लेकर आ रहे थे तो वाकई वो 1.5 दिन खाते नहीं, वो बेचारे डर से हम इतना जाते हैं। एक्जेक्टली जी। वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में। और आपको बताते चलें जनाब कि पंजाब से कुछ खबर जो है ताजरों के लिए वो अच्छी नहीं है। पंजाब में लॉकडाउन जारी है, ताजिर रहनुमा जो हैं वो इस पे
बड़े गुस्से में हैं और एहतजाज कर रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है और ये तमाम सूरत हाल तीसरे रोज़ भी जारी है। बिल्कुल जी, और लाहौर समेत दीगर शहरों में बड़ी मार्केट्स को रुकावटें खड़ी करके बंद भी कर दिया गया है। दर्जी, ड्राई क्लीनर्स, फर्टिलाइज़र और एक्सचेंज कंपनीज लॉकडाउन से मुस्तस्ना हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, लेकिन जो ताजी बिरादरी है वो हुकूमत की हिदायत मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और कई शहरों में अब सूरत हाल जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। लाहौर में पुलिस की भारी नफरी भी इसी वाले से तैनात कर दी गई है। फैसलाबाद, उकाड़ा, मिल्सी और मिल्सी में तो ताजरों ने एहतजाज भी किया है। पाकपतन में पुलिस गश्त कर रही है और पंजाब हुकूमत ने 5 अगस्त तक लॉकडाउन करके मार्केट्स बंद रखने की हिदायत की है। ताजिर कहते हैं कि हुकूमत ने फैसले पर अगर नज़रसानी ना की तो उनका दिवालिया हो जाएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ अजमल बलोच साहब जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के, आपको खुशामदीद कहेंगे बाखबर सवेरा में, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है मुसरत चीमा साहिबा जो कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत है। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं जी बाखबर सवेरा में। सबसे पहले बलोच साहब आपकी तरफ चलेंगे, क्या मामला है? पंजाब पुलिस ताजिरों की पकड़ धकड़ कर रही है, ताजिर कह रहे हैं कि नहीं जी हम दुकानें बंद नहीं करेंगे, इशू क्या है? देखें, इशू तो बड़ा सिंपल सा है और सीधा सा है और सामने से है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की कुछ प्लानिंग अच्छी नहीं है। इन्होंने पता नहीं क्यों किया। देखें ना, ये कोई सैलाब नहीं है कि पंजाब में सैलाब है तो ये काम हमने करना है। पूरे मुल्क में कोरोना है, सारे सूबे खुले हैं, इस्लामाबाद समेत कारोबार कर रहे हैं और पंजाब के ताजर के साथ ये तो एक ऐसा है ना कि वाकई लोग सही सच बात कर रहे हैं कि पंजाब के ताजरों ने क्या कसूर किया है। क्या पंजाब के ताजरों के पास इधर कोरोना ज्यादा आया हुआ है, हालांकि यहाँ पे तो कमी हो रही थी। मुझे तो समझ नहीं आई कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग कैसे कर ली, क्यों कर ली, किसके कहने पे कर ली। चले मुझे बताया ना, आजाद पूछ भी लेते हैं। हमारे साथ मुसरत चीमा साहिबा मौजूद भी हैं, उनका हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुसरत चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। जैसे अजमल साहब हमारे साथ मौजूद है और आपने सुना भी है, वो कह रहे हैं कि जी जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने प्लानिंग अच्छी नहीं की। आप ये बताइएगा कि जब ये प्लान में था कि इतने दिनों के लिए लॉकडाउन करना है तो आप लोगों ने ताजिर बिरादरी को पहले से ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तो यही शिकवा कर रहे हैं कि हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया उन्होंने कहीं भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मदीहा। मदीहा, अगर हम इसको पहले देखें, जितने भी हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म आई छोटी ईद के बाद, तो उसमें जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म थी जब हॉस्पिटल्स अपनी सैचुरेशन पे गए और एक वक्त आया कि बड़े हॉस्पिटल्स में भी हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं बच रही थी, तो उस वक्त ये कि जी हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को वेटेज नहीं देते और हमारी सही मनसूबा बंदी नहीं थी। फिर एक छोटी ईद का जो हमारे साथ एक भयानक किस्म का एक्सपीरियंस भी मौजूद था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एज ए कॉम, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न किसी ने भी बिहेव भी नहीं किया और अपनी ज़िम्मेदारी का भी उन्होंने सबूत नहीं दिया, जिसमें चाहे ट्रेडर्स हों चाहे हमारे आम सिटीजन्स हों, और सारा मलबा डाल दिया कि जो गवर्नमेंट है उनका काम है एसओपीज़ पे अमल दरामद कराना। आप मुझे बताएं कि 11 करोड़ के सूबे के लिए हम कहाँ से 11 करोड़ की नफरी लेके आएँ कि हर एक शख्स के साथ वो ड्यूटी पे हों और उनको बताएं कि आपने एसओपीज़ पे अमल दरामद करना है। उससे अगली जो चीज़ है, देखें ये हमारे भाई है और किसी भी गवर्नमेंट के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं ट्रेडर्स, और हमारा इनके साथ ना खुदा ना खास्ता कोई ज़ाती मसला ना कोई और इशू, हम क्यों इनको वो करेंगे? बेसिकली ये इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ एंड इंशाल्लाह यू विल बी कन्विंस्ड। मसला ये है कि पंजाब के अंदर डेथ रेशो, ही इज़ राइट, बहुत कम हो गई है। कुछ दिनों में तो 24 घंटों में कोई अमवात नहीं हुई। फिर उसके बाद अगर हम ये देखें कि हमारी जो नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, लेकिन अगर हम इन 8 दिनों में वही चीज़ें रिपीट करते जो हमने छोटी ईद पे की, तो सिचुएशन फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हमारे सारे कारोबार बंद होते। अब हमारा प्लान ये है कि 5 अगस्त तक एक्सट्रीम किस्म का ये चीज़ें करके फिर हम दोबारा से इन सारे नए बिजनेसेस, जिसमें रेस्टोरेंट्स, जिसमें आपके थिएटर्स, जिसमें आपके शादी हॉल्स, उनको भी एसओपीज़ खोल सके। लेकिन अगर इसमें फिर हम अपनी हाइप की तरफ जाते हैं तो क्या हम ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं हम इनको भी नहीं खोल पाएंगे? यानी अभी आप पॉलिसी ये है कि थोड़े अरसे का लॉकडाउन बर्दाश्त कर लिया जाए ताकि बड़े लॉकडाउन की तरफ ना जाया जाए। बलोच साहब, आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी थोड़े अरसे का लॉकडाउन है 5 तारीख तक का, ये बर्दाश्त कर लें, वरना बाद में अगर वेव आ गई तो फिर 1 महीने का लॉकडाउन या बड़े लंबे अरसे का लॉकडाउन हो सकता है, वो बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? शफात भाई, बात यह है कि देखें, तरीके इंसाफ की हुकूमत है, क्या केपीके में ये मनसूबा बंदी क्यों नहीं थी जो पंजाब ने की है?
ये बलूचिस्तान में मंसूबा, चले सिंध को मान लेते हैं कि सिंध इनकी बात नहीं मानता, सिंध ने रात 12 बजे तक टाइम कर दिया है ताजरों के लिए, उनको खुश कर दिया है, और पंजाब गवर्नमेंट ने पुलिस को हाथ में डंडा दे के उनके सामने खड़ा कर दिया। बात ये है, ये कहते हैं कि जी ये 4 दिन आप बर्दाश्त कर लेते। मेरा इनसे सवाल है, किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि वक्त पर कतरा है बेहतर अबरे खुश हंगाम का, जल चुका जब खेत तो फिर बरसा तो किस काम का। ईद के बाद आप 10 दिन बंद कर लें, हम आपसे कहते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो 4 दिन थे, ये जो 3 दिन थे, कोई क़यामत नहीं आई थी। और इनकी जो प्लानिंग फेल हो गई जब इन्होंने बगैर नोटिफिकेशन के, फयाजुल हसन चौहान साहब ने ऐलान किया कि जी हम एक मिनट मुझे एक मिनट देंगे। फयाजुल हसन साहब ने ऐलान कर दिया बगैर नोटिफिकेशन के कि जनाब हम रात 12 बजे लॉकडाउन कर रहे हैं, तो जितनी पब्लिक थी वो मार्केटों में आ गई और इनका प्लान फेल हो गया। ये आपने बात की पहले बताना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे ताजर भी हैं जिनके पास यही कमाने के दिन होते हैं। अब वो जो छोटे ताजर हैं वो रुल गए हैं। तो अच्छा, लेकिन मुझे ये भी तो बताइएगा कि पिछले ईद पे हमने देखा कि क्योंकि SOPs पे अमल दरामद नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो उसके रिपोर्शन थे, जो संगीन किस्म के उसके नताइज थे, हमने देखा कि किस तरीके से डेथ टोल बढ़ा था। तो क्या आपकी इस हवाले से कोई पंजाब हुकूमत से बात नहीं हुई? आपने उनको किसी किस्म की इंश्योरिटी नहीं दी कि नहीं भाई हम SOPs पे अमल दरामद कराएंगे, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो बंदा है वो अंदर एंटर हो मार्केट के अंदर? आपने ऐसी कोई भी यकीन दहानी नहीं कराई गवर्नमेंट को कि हम ख्याल रख लेंगे, आप खोलें मार्केट्स? मदिया, बात यह है कि पिछली ईद में और इस ईद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनको सिर्फ इस ईद पे जहाँ पे जानवर खड़े हैं, जहाँ पे मवेशी हैं, जहाँ लोग ख़रीदारी, वहाँ SOP की ज़रूरत थी। दुकानदार को पिछले 5 माह से समझ आ चुकी है, वो बाकायदा SOP के तहत काम कर रहे हैं। देखें ना, मैं 3 दफ़ा ये बात पिछले कई चैनल पे दोहरा चुका हूँ कि भाई बस में 50 लोग सफ़र कर सकते हैं बगैर मास्क, बगैर सैनिटाइज़र के। कंडक्टर के हाथ में है सैनिटाइज़र। वो पंजाब गवर्नमेंट ने कोई SOP बनाई है बसों के लिए? वहाँ अगर 50 लोग सफर कर सकते हैं तो 3 लोग दुकान में क्यों नहीं खड़े हो सकते? वो काबूस पे अमल दरामद नहीं करते, लेकिन हम तो आपसे ही पूछ सकते हैं। मैं बात ये कर रहा हूँ, ये पिछली ईद और इस ईद में, पिछली ईद पे हम इनको कहते रहे फर्स्ट टाइम है, ज्यादा टाइम के लिए खोल दें, रश नहीं होगा। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि आप अपना कैमरा भिजवा दें उन इलाकों में जो पाकिस्तान के खुले हैं, जहाँ लॉकडाउन नहीं है, वहाँ अगर किसी दुकान पे रश नजर आ रहा है तो हम जिम्मेदार हैं। वहाँ कोई अगर SOP पे अमल नहीं कर रहा तो हम जिम्मेदार हैं। आखिर पंजाब को क्या सूझी? पंजाब को किसने कहा? ये आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ये बात के पहले मुतला करना चाहिए था, ऑन बोर्ड कर लेना चाहिए था। और अगर पंजाब में जो पॉलिसी है वो KP और दीगर सूबों में भी होनी चाहिए। मुसर्रत चीमा साहिबा, पंजाब हुकूमत के जो तर्जुमान है शहबाज गिल साहब भी इस हवाले से बात करते रहे हैं। जब सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन किया था पिछली ईद पे तो बड़ी तनकीद का सामना था, बड़ी तनकीद की गई थी कि जी ये एक बड़ा ताजर दुश्मन प्लान है। इस दफ़ा कोई बात चेंज हुई है? इस दफ़ा को प्लान चेंज है या कोई रियलाइज़ हुआ है कि पिछली दफ़ा जो पॉलिसी थी उसमें गलती हो गई थी? ये दुश्मनी इन्होंने मोल ले लिया। ये मैं मुसर्रत चीमा साहिबा से अर्ज करूं जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि इसमें इसी चीज़ से वाजे हो गया कि आप ज़रा CM सिंध के वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उनका वो रोना, इमोशनल होना, वो आप देखें। वो तो उनकी फैमिली में डेथ ही हुई थी ना, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। नहीं, देखें, मदीहा वो पॉलिटिसाइज कर रहे थे उस वक्त भी और आज भी। जब देखें, मेरा ये मानना है कि हमने पंजाब को पंजाब की नज़र से देखना है। हमने कंपैरिजन, हमारा सिंध से कोई कंपटीशन नहीं है, बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, अगर कोई भी फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब जो भी फैसला करता है, उन्होंने ये सोचा हुआ कि उन्होंने उसका रिवर्स करना है। मसलन देखें, एक तो याद रखें कि जो लेकिन अगर वो लॉकडाउन की बात कर रहे थे तो उसके बाद मुसर्रत चीमा साहब, हमने लाहौर में भी तो देखा कि लाहौर में 60 ऐसे एरियाज इनको सील भी कर दिया गया था, फिर उन पे अलग स्मार्ट लॉकडाउन किया तो चाहिए, चाहे आपने स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे किया या किसी ब्यूटीफुल लॉकडाउन किया तो ना मदीहा यस ऑफ कोर्स। लेकिन मदीहा, हमारी ऑप्शन पहले ये कहते थे हमेशा से कि कंप्लीट पूरे मुल्क को बंद कर दें, 22 करोड़ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दें। हमारा पहले दिन से ये स्टांस था कि कंप्लीट लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन, हमें स्मार्ट लॉकडाउन ही हमारी ऑप्शन बनती है। हमारे ज़मीनी हकायक बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है हम लोग, हमारी इकोनॉमी, हमारे गरीब लोग मर जाएंगे वैसे ही भूख से। इंपॉर्टेंट चीज, अब इसका डिफरेंस क्या छोटी ईद और बड़ी ईद के लॉकडाउन का? प्लीज मुझे 1 मिनट दे, मैं आपको देखें। छोटी ईद में जब हमने दुकानें खोली थी तो उससे पहले पीछे बहुत लंबा लॉकडाउन चला आ रहा था। इस वक्त इनका बिजनेस खुला था, इन्होंने कुछ ना कुछ कारोबार किया है। इस वक्त उस वाली सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था। पिछली ईद पे हमने लॉकडाउन खोला, इस ईद पे ये पहले से ही चले आ रहे थे, शॉप्स खुली थी। सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन कुछ एरियाज में जहाँ पे
हमारे पेशेंट ज़्यादा थे, वहाँ पे दुकानें बंद होती थी फिर खोल देते थे। तो दिस इज़ द ओनली वे कि हम इसको कैसे इसको इंगेज करें, इसको मैनेज करें। अब मेरी अपील फर्क है जी ईद के छोटी ईद के लॉकडाउन में, बड़ी ईद के लॉकडाउन में, क्योंकि छोटी ईद में कारोबार मुस्तकिल बंद था, बड़ी ईद में कारोबार चल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुसर्रत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी, अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। कम्प्लीटली डेडलॉक की तरफ है। लेकिन शफात उस वक्त हमने देखा जब कराची में बहुत सख्त लॉकडाउन किया हुआ था, तो उसमें अगर पंजाब में जो लॉकडाउन था उसमें काफ़ी ज़्यादा नरमी थी और वहाँ पे उस टाइम में भी दुकानें खुली हुई थी, तो वो उतना सख्त लॉकडाउन नहीं था जितना सख्त लॉकडाउन हमने कराची में भी देखा था। जी जनाब, यहाँ पे एक अहम खबर शामिल करते चलें। वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट सामने आया है। कहते हैं कि सईद गनी के भाई के खिलाफ मुनशियात फरोशी से मुतालिक रिपोर्ट आई थी। अगर SP रिजवान की रिपोर्ट गलत है तो हितक इज्जत का दावा क्यों न किया गया। एक ट्वीट में उनका कहना था कि सईद गनी ने असर और रसूख का इस्तेमाल करके वजीर आला पर कमेटी के लिए दबाव डाला, जिस पर अफसोस है। और अभी हम आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मेहरबानी है कि जिस तरीके से कोरोना की वबा सारी कौम ने मिल के उसके ख़िलाफ़ एक जंग की है, उसकी शायद कोई मिसाल तारीख़ में नहीं है। और जब कौम खड़ी हो जाए और कौम मेहनत करनी शुरू कर दे तो अल्लाह की ख़ास मेहरबानी उन कौमों पे होती है। तो मैं अपने सारे मेरे साथ उस्मान, उमर, इखलाक साहब सब जो खड़े हुए हैं, ये इन सब की मेहनतों और काविशों से शुक्र है खुदा का कि सियालकोट के हालात कोरोना के भी बेहतर हुए। आज आपके पास एक ऐसी फैसिलिटी है जो इंटरनेशनल लेवल पे एक चाहिए होती है फॉर वायरल इन्फेक्शंस, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके अपने शहर में है। आपके पास किसी किस्म की कोई किसी पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है। दूसरी जो अच्छी खबर मैं देना चाहती हूँ वो ये है, 200 बेडेड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का PC1 जो है वो हमारा एक्सेप्ट हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अगले 1 महीना सवा महीने के अंदर हम उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग यहाँ कर रहे हैं और ये 4.5 अरब का प्रोजेक्ट है। ये 4.5 अरब का प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी इसके पैसे फर्स्ट फेज़ के हमने दे दिए हैं और इसकी सारी तैयारी इंशाल्लाह, इसमें से मैंने आपको बताया कि ग्राउंड ब्रेकिंग का काम इंशाल्लाह अगले सवा महीने में हम शुरू कर देंगे। तो ये सियालकोट के लोगों के लिए एक अच्छी खबर, खान साहब, इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब का फोकस जो है वो सेहत और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल बंदा है सोसाइटी का, वो एक माँ और बच्चा, जिसके बारे में खान साहब ने पहले दिन ही ये कही थी अपनी तकरीर में कि हम इंशाल्लाह उनके लिए बेहतर से बेहतर सहूलतें देंगे। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त पंजाब के अंदर इंशाल्लाह इस साल के अंदर अंदर 7 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी तामीर शुरू होगी। लाहौर के अंदर और मियाँ वाली में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बाकी 5 की इंशाल्लाह इस साल में शुरू होगी, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट अपना डाल रही है। यानी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी सपोर्ट आ रही है और ये हस्पताल उन इलाक़ों में बन रहे हैं जिनकी तरफ आज तक कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, जिसमें राजनपुर है, जिसके अंदर भावल नगर है, लैया है, अटक है, मियाँ वाली है, सियालकोट है। ये वो शहर थे जिसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं था और बहुत ज़रूरी था कि इन इलाक़ों के अंदर हम अपने नए हस्पताल बनाएं जो माँ और बच्चे को अच्छी से अच्छी सहूलत, इंटरनेशनल लेवल की सहूलत दें। तो ये एक अच्छी खबर तो ये कि खुद ही माशाल्लाह सियालकोट वाले इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं, ऑक्सीजन फ्लो बेड भी कि उन्होंने ऑक्सीजन फ्लो बेड्स भी अपने तैयार कर लिए हैं। और कितना आपका बेडेड अस्पताल है वो ऑक्सीजन फ्लो वाला? 110 बेडेड टारगेट है। और ये बहुत, ये मेरा ख्याल है जी, जब आप खुद खड़े हो जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए काम बड़ा आसान हो जाता है कि मज़ीद सपोर्ट किया जाए। और इसी वजह से खान साहब ने भी, इमरान खान साहब ने भी और उस्मान बुज़दार साहब ने भी कहा कि सबसे पहले अब अगर हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे तो सियालकोट के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की करेंगे। थैंक यू। और आप
सियालकोट में रहने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर यह है कि 2000 बेड्स पर मुश्तमिल अब जचा बचा जो अस्पताल है इंशाल्लाह उसका मंसूबा मंजूर कर लिया गया है और इन अ मंथ और सो 1.5 महीने के दौरान इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर दी जाएगी। लेकिन इससे ये नहीं है, 7 मजीद ऐसे जचा बचा अस्पताल जो है वो बनाए जा रहे हैं। आई थिंक 200 बेड्स का था, बट अच्छी बात ये कि 7 अजला में हो रहा है, राजनपुर में, मियाँ वाली में, अटक में, वो इलाके, लैया में, ये वो इलाके हैं जिन पे पहले बकौल यास्मीन राशिद साहब के तवज्जो नहीं दी गई। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और अब आपके लिए चलते हैं पेशावर में जी कुछ अर्सा पहले चिड़ियाघर शुरू किया गया था और वहाँ पे मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बड़ा कारनामा जाना जाता है वहाँ पे चिड़ियाघर का बनाना। लेकिन एक तो कुछ वहाँ के जो विजिटर्स हैं कुछ उनका बिहेवियर जानवरों के साथ ठीक नहीं है, जिसकी बड़ी दफ़ा शिकायतें आ चुकी हैं, बड़ी दफ़ा हम वीडियोज़ भी चला चुके हैं। और अब कुछ ऐसा लग रहा है कि वहाँ की इंतज़ामिया का भी जो बंदोबस्त है, जो इंतज़ामात हैं वो ठीक नहीं है। और उसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता 9 माह के दौरान 18 जानवर मर चुके हैं। अब ज़रा इसकी तफसील भी आपके सामने रखते हैं। इन जानवरों में एक चीता, 3 ज़राफ़ा जो हैं वो जिगर और डायरिया की बीमारियों में मौत का शिकार हुए हैं, जबकि वहाँ पे जो लकड़ बकर है उसकी मौत ट्यूमर की वजह से हुई है। 3 जंगली बिल्लियाँ और 7 इसलिए मरी क्योंकि वहाँ पर मुनासिब पिंजरा जो है वो मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ये जंगली बिल्लियाँ मौत की मुँह में चली गई। अब जंगली जानवरों के हमले के बायस एक हिरन भी मारा गया और इसी तरह जाल से सर टकराने की वजह से एक कीमती ज़ेबरा और एक मारखोर की मौत भी हुई है। चिड़ियाघर में मौजूद एक रीछ भी दूसरे रीछ के हमले के बायस मारा गया और कुल मिला के जो अमवात हैं, जो जानवरों की माँ पे अमवात हैं, वो 18 हो गई है। तो ये वजह क्या है कि ये तवातुर से इतनी ज़्यादा अमवात हुई है, उसके बावजूद इंतज़ामिया अभी भी ये क्लेम करिए कि नहीं जी सबसे ज़्यादा जो सबसे कम डेथ्स हुई हैं वो समहाउ हमारे चिड़ियाघर में हुई है। तो ये क्लेम क्यों किया जा रहा है, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़ू इश्तियाकुल्लाह साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। इश्तियाक साहब ये बताइएगा, मतलब 6 माह के दौरान 18 जानवर मर गए हैं और पता चल रहा है कि कहीं पे जंगली बिल्लियों के लिए पिंजरा मौजूद नहीं था, कहीं पे हिरन पे जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। ये तवातुर से वाक़यात होते रहे, तो इंतज़ामिया कहाँ थी इस सारे टाइम में? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने मौका दिया बोलने का। आप इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि जो रिपोर्ट्स आती हैं टोटली बेसलेस हैं। असल में ये 3रा साल है हमें पेशावर को डेवलप्ड हुए हुए, और साथ में ये आता है कि मॉर्टेलिटी पूरी दुनिया में चलती रहती है। और जिस तरह के बताया गया कि मुनासिब इंतज़ामात नहीं है, अमला मतलब सही तरह से काम नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि बिल्लियाँ जो हैं उनकी मौत हुई है वगैरह वगैरह, वो बाहर से लाई गई थी, कन्फिस्केट हुई थी, वो स्ट्रेस में थी। जैसे कि लीपर्ड हमारे पास आया था बटाबा से, वो इंजर्ड था, हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, ट्रीटमेंट के दौरान ही उसकी डेथ हो गई थी। इस तरह ये जो 5 फेस बिल्लियाँ थी, सीवेट कैट, वो बाहर से लाई गई थी। ऐसा लेपर्ड जो आपके पास लाया गया था, जो कि ऑलरेडी अंडर जो ट्रीटमेंट था, उसको लाके चिड़ियाघर में रख देना, वो वाज अ नाइस डिसीजन? नहीं, रखने के लिए हमने उसको शो के लिए नहीं रखा हुआ था, ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि बाकी हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में उस ऐसी फैसिलिटीज़ है नहीं ट्रीटमेंट की। जू में हमने डेवलप्ड किए, लेबॉर्ट्रीज हैं, मेडिसन है, तो अंडर ट्रीटमेंट था। हमारे जो 3 डॉक्टर्स उस पर लगे हुए थे, ट्रीटमेंट चल रही थी, ट्रीटमेंट के दौरान ही उसकी डेथ हो गई थी। मैनेजमेंट का इसमें कोई इशू नहीं था। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस जो इश्तियाक साहब के जो वहाँ पे आने वाले विजिटर्स हैं, उनके कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ हैं जानवरों के साथ, और हम देख रहे हैं कि जानवरों के स्ट्रेस सामने आता है, वो टकरे मारते हैं पिंजरे के साथ, और इसके नतीजे में एक ज़ेबरा और एक मारखोर की डेथ भी हुई है। ये तासुर दुरुस्त है, या इसमें भी आपको लगता है कि जानवर जो हैं वो उनके ऊपर दूसरे जानवरों ने हमला करके मारा है? नहीं, हमले की तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो ज़ेबरा की डेथ हुई थी, असल में ये उस वक्त कोई ब्लास्ट हुई थी साथ पे आबादी में, ट्रांसफार्मर की थी, पता नहीं कोई केस थी, इस वजह कोई ब्लास्ट हुई थी। तो ब्लास्ट की वजह से वो पैनिक कर गए थे, पैनिक के साथ ही उन्होंने वो जो हमारे फेंस उसके साथ स्ट्राइक की थी, हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है। अच्छा। तो इसमें मतलब इंसान का कोई वो नहीं होता, रोल नहीं होता। अच्छा। मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं होती। जैसे ही ब्लास्ट हो गया था कोई, उसके साथ वो पैनिक किया, पैनिक के साथ ही उन्होंने फेंस के साथ टक्कर मारी है, उसके साथ उसकी डेथ हुई थी। सही। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो विजिटर्स आते हैं
ان کے حوالے سے شکایتیں یہ آ رہی ہیں کہ وہ جو شیر تھا پنجرے میں بند اس کو پتھر مارتے ہیں. کچھ عرصے پہلے اس حوالے سے ویڈیوز بھی آئی تھیں, اس کو کچھ کنٹرول کیا گیا ہے؟ جی یہ بہت بڑا ایشو تھا ہمارے لیے شروع میں. ظاہری بات ہے پشاور زو کا ایک یہ بھی سکسیس ہے کہ سوشل چینج آئی. شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ ظاہری بات ہے ہمارا جو صوبہ ہے اس چیز سے محروم رکھا گیا, مطلب نہیں تھا ایسا کوئی منصوبہ, یہ چیزیں نہیں تھی. لوگ آئے جو ہمارے جو ناکٹرنل اینیمل ہے جیسے کہ شیر لیپڑ, یہ ظاہری بات ہے دن کو سوتے ہیں آرام کرتے ہیں. لوگ آتے تھے کہتا ہے مطلب ان کو پتھر مارتے ہیں, ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. شروع ان کے ساتھ ہمارے پھر مطلب فزیکل انٹریکشن بھی ہوتی رہی کہ آپ ایسا نہ کریں. تو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی وزٹرز آئیں جو کہ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھیں تو ان پر ہیوی فائن ہونا چاہیے, تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ پنجرے کے پیچھے, ان سلاخوں کے پیچھے جو جانور موجود ہیں ان کو جانور سمجھیں, وہ لیونگ بینگز, ان پہ آپ ایسے ٹارچر نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کون کرتا ہے یہ حرکتیں؟ 7 سے 10 سال کے بچے سب سے زیادہ یہ حرکتیں وہ کرتے ہیں. تو ان کے پیرنٹس کو فائن کرنا چاہیے. They should not be allowed کہ اگر وہ جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. خیر جی, بہت شکریہ جی. اشتیاق اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ابھی سب سے تھوڑی ہم نے آپ کو بتایا کہ علی زیدی صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی, تو ان کے جواب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی لیے تو ان کا ایک نام رکھا ہے, جب کسی چیز سے متعلق پتہ نہ ہو تو خاموش رہنا چاہیے. مجھے کب کیا کرنا ہے پتہ ہے, فکر مت کریں, میں آپ کے اور آپ کے چہیتے کی ٹھیک تسلی کراؤں گا. جھوٹے الزامات لگانا آسان ہوتا ہے, میں شواہد کے ساتھ آپ دونوں کے کارنامے دنیا کو دکھاؤں گا. جناب اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہوا چاہتا ہے, لیکن اس سے پہلے شفاعت, میرے خیال سے آج کے شو میں تو خیر آج کا بہت اہم دن ہے, آج عرفہ کا دن ہے, تو آج کے بابرکت دن کے موقع پر جب دعائیں کیجیے گا ہمیں ضرور یاد رکھے گا. اور ساتھ میں آپ تمام تو لوگوں سے یہ بھی صدا ہے کہ خدا کے لیے جب آپ زو جاتے ہیں, ایک تو پوری دنیا جو ہے اس کانسیپٹ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے, تو ان جانوروں کا بھی خیال رکھیں, ان کے بھی رائٹس ہیں تو اس کا خیال رکھیں. اور ساتھ میں یہ تو خیر زو کی بات کریں, لیکن جو پتھر مارنے والے رویے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا اسٹرے ڈاگس کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے جی. اور ایسے بچوں کے والدین, میں مدیہ کی بات کو ٹوٹلی انڈورس کرتا ہوں, ایسے بچے جو کہ چڑیا گھر میں جا کے جانوروں کو پتھر ماریں, ان بچوں کے والدین کو یا ان کو جو بھی ان کے اساتذہ وغیرہ جو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں ان پہ فائن ہونا چاہیے, بیکاز اس طرح سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا اگر آپ بچوں کے اندر پرتشدد رویوں کو پنپنے دیں گے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.